नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है नाइट सागा हिंदी पर, जहां आपको मिलेंगी डार्क, एक्शन और थ्रिल से भरी वेब नॉवेल्स की पूरी कहानी, आसान और दमदार हिंदी में। हम इस चैनल पर अलग अलग वेब नॉवेल्स की स्टोरी को अपने शब्दों में समझाते और प्रस्तुत करते हैं, ताकि हिंदी दर्शक भी इन शानदार कहानियों का आनंद ले सकें। यहाँ आपको मिलेगा एक्शन, बदला, पावर, डार्क फैंटेसी और जबरदस्त प्लॉट ट्विस्ट का पूरा मजा। वार्निंग साइन डिस्क्लेमर, इस चैनल पर प्रस्तुत की जाने वाली सभी वेब नॉवेल्स हमारी स्वयं की रचनाएं नहीं है। इन नॉवेल्स के सभी कॉपीराइट और अधिकार उनके मूल लेखक एवं प्रकाशकों के पास सुरक्षित है। हम केवल इन कहानियों का एक्सप्लेनेशन, समरी, रिव्यू अपने शब्दों में प्रदान करते हैं, केवल मनोरंजन और शैक्षिकी उद्देश्य से। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार से कॉपीराइट का उल्लंघन करना नहीं है। यदि किसी लेखक, प्रकाशक या संबंधित पक्ष को हमारे कंटेंट से कोई आपत्ति हो तो कृपया हमसे संपर्क करें। हम तुरंत उचित कार्रवाई करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। अध्याय 25, किस्मत का यू टर्न। सुहानी का मकसद चाहे जो भी हो, पर कम से कम रुद्र राठौर के सिर से फिलहाल मौत की तलवार टल गई थी। आगे उसका क्या होगा, ये तो अब सिर्फ उसकी किस्मत पर निर्भर था। मुखिया वीरेंद्र राठौर ने अपनी भौहें सिकुड़ी और बिना कुछ कहे बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर की ओर देखा। उसकी आंखों में एक कुटिल और मजाकिया चमक थी। ये कैसे हो सकता है? दूत सुहानी उस कचरे का नाम कैसे जानती है? और वो उस छोटे से जानवर में इतनी दिलचस्पी क्यों ले रही है? भैरव राठौर के माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें छलक आई और उसका दिमाग सुन्न पड़ गया। सुहानी के शब्द उस पर किसी बिजली की तरह गिरे थे। उसका चेहरा डर और उलझन से भद्दा हो चुका था। कुछ देर खामोश रहने के बाद भैरव ने दांत पीसे और अपना आखिरी दांव चलने का फैसला किया। दूत सुहानी, मैं गुस्ताखी के लिए माफी चाहता हूं, पर मुझे कुछ कहना है। ओह, अगर आपके मन में कुछ है तो बेझिझक कहिए, सुहानी ने इत्मीनान से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। भैरव राठौर ने अपना चेहरा बेहद गंभीर बनाया और भारी आवाज में बोला, महोदया, रुद्र एक निष्प्राण रक्त वाला इंसान है जो अपने ही परिवार के लोगों को बेरहमी से मारता पीटता है। उसका चरित्र बेहद गिरा हुआ है। मुखिया जी और मैं खानदान के नियमों के अनुसार उसे कड़ी सजा देने ही वाले थे। क्या ऐसे नीच इंसान को अकादमी की परीक्षा में बैठने देना सही होगा? कमीना, रुद्र को सजा तू देने वाला था, इसमें मुझे बीच में क्यों घसीट रहा है? क्या तू मेरी आड़ में अपनी हिम्मत बढ़ाना चाहता है? भैरव की ये बातें सुनकर वीरेंद्र राठौर की आंखें फड़की और उसने मन ही मन उसे सैकड़ों गालियां दी। ये सुनकर सुहानी ने भी अपनी भौहें सिकोड़ ली। ये स्थिति यकीनन उसकी उम्मीदों से परे थी, जिससे वह थोड़ी हैरान रह गई। सुहानी को सोच में डूबा देख भैरव की बांछें खिल गईं। उसने सोचा कि यही सही मौका है आग में घी डालने का। महोदया, वह लड़का राठौर परिवार के नाम पर एक कलंक है। अगर वह आपकी अकादमी में आ गया तो वह सिर्फ मुसीबतें खड़ी करेगा और आपके माथे पर कीचड़ उछालेगा। कृपया उसे परीक्षा में बैठने के अयोग्य घोषित कर दें। तभी लावण्या, जो अब तक खामोश थी, नाक सिकोड़ते हुए बोली, हो, गंदी बस्तियों से सिर्फ गंदे लोग ही निकलते हैं। ऐसा कचरा चाहे कितना भी होनहार क्यों ना हो, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं, और वो तो वैसे भी एक निष्प्राण रक्त वाला कीड़ा है। सुहानी, तुम ऐसे इंसान को जानती ही कैसे हो? दूत, लावण्या बिल्कुल सही कह रही है। भैरव ने राहत की सांस ली और मन ही मन लावण्या को धन्यवाद दिया। ठीक उसी पल, जब सुहानी सोच में डूबी हुई थी, एक भारी और ठंडी हुकार दरबार में गूंजी। दादा परशुराम ने बीच में दखल दिया। महान दूत सुहानी और लावण्या, क्या आप मुझे भी कुछ कहने की इजाजत देंगी? अब ऐसे कचरे के समर्थन में कोई क्या ही कह सकता है। लावण्या ने ठंडी हंसी हंसी और घमंड से अपना सिर घुमा लिया। उसे इस मामले से कोई लेना देना नहीं था, आखिरी फैसला सुहानी को ही करना था। बाबा, कृपया कहिए, सुहानी ने अपनी उलझन को दबाते हुए कहा। वह इस परम बुजुर्ग की राय सुनना चाहती थी। दादा परशुराम ने सीना तानकर और बेहद गंभीर आवाज में कहा, सबसे पहली बात, मैं भैरव के इन झूठे इल्जामों को सिरे से खारिज करता हूं। ये सुनते ही भैरव का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। ओह, मैं पूरी बात सुनना चाहूंगी। सुहानी ने राहत की सांस ली और उसकी आंखों में एक नई चमक आ गई। रुद्र हमेशा से एक सच्चा और होनहार लड़का रहा है। उसने खानदान के लड़कों के साथ बिल्कुल निष्पक्ष लड़ाई लड़ी थी। इसमें बेरहमी से पीटने वाली कोई बात ही नहीं है। दादा परशुराम की बातें सुनकर सुहानी के माथे की लकीरें मिट गईं और उसके चेहरे पर फिर से वही मीठी मुस्कान लौट आई। दादा परशुराम ने अपनी बात जारी रखी, इसके अलावा दूत सुहानी, शायद आपको पता न हो, पर रुद्र ने जिस लड़के को हराया है, वह आत्मनिर्माण के तीसरे चरण का शक्तिशाली मास्टर था।
भले ही रुद्र एक निष्प्राण रक्त वाला हो, पर उसकी छिपी हुई ताकत अकल्पनीय है। अगर आपकी आत्म खड्ग अकादमी जैसा महान गुरुकुल उसे निखारे, तो शायद कोई बड़ा चमत्कार हो जाए। हाँ हाँ, कैसा चमत्कार? क्या उन प्राचीन काल के महान और अजेय योद्धाओं जैसा चमत्कार? बाबा, आप बहुत भोले हैं। वो सब सिर्फ कहानियों में होता है, हकीकत में नहीं। लावण्या ने तिरस्कार से हंसते हुए कहा। तेजपुर जैसे छोटे शहर के एक कचरे की तुलना महान योद्धाओं से करना उसे एक भद्दा मजाक लग रहा था। दूत, लावण्या 100% सच कह रही है। अगर कोई ऐसा चमत्कार होना भी होगा, तो वह तेजपुर जैसी छोटी जगह पर नहीं होगा, और रुद्र जैसे कचरे पर तो बिल्कुल नहीं। भैरव ने तुरंत लावण्या की बात में हाँ मिलाई। सुहानी ने कुछ पल सोचा। उसने मन ही मन अपना फैसला कर लिया था। उसने दादा परशुराम को देखकर एक इत्मीनान भरी मुस्कान दी और अपनी जगह से खड़ी हो गई। बाबा, मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगी। लावण्या और मुझे अभी आसपास के कुछ और शहरों का दौरा करना है। हम सीधे परीक्षा वाले दिन ही मिलेंगे। जाते जाते सुहानी अचानक मुड़ी और मुस्कुराते हुए बोली, अरे हाँ, ध्यान रहे, रुद्र परीक्षा वाले दिन गैर हाजिर नहीं होना चाहिए, वरना मुझे बहुत भारी निराशा होगी। हाँ। सुहानी की यह बात सुनकर भैरव राठौर के पैरों तले जमीन खिसक गई और वह बुद्ध बनकर खड़ा रह गया। चलो लावण्या। राठौर परिवार को सदमे से उबरने का मौका दिए बिना सुहानी ने लावण्या को इशारा किया। मैं भी इस कबाड़खाने में एक पल और नहीं रुकना चाहती, चलो यहां से। लावण्या ने झिड़कते हुए कहा। पलक झपकते ही दोनों दूत दरबार से गायब हो गईं और बाहर अपनी जादुई बग्घी में जा बैठी। जब तक वीरेंद्र और भैरव भागकर बाहर आते, बग्घी हवा से बातें करती हुई दूर निकल चुकी थी। दोनों महान दूतों को सम्मानपूर्वक विदाई। वीरेंद्र और भैरव ने चिल्लाते हुए कहा और धूल उड़ाती बग्घी को दूर जाते देखते रहे। रुद्र, लगता है तुम्हारी किस्मत अभी पूरी तरह से सोई नहीं है। मैं अब तुम्हारी और मदद नहीं कर सकता, आगे का रास्ता तुम्हें खुद तय करना होगा। दादा परशुराम ने एक गहरी सांस ली और खामोशी से दरबार से बाहर चले गए। तो भैरव, क्या अब भी तुम्हारा इरादा रुद्र की शक्तियां छीनकर उसे खानदान से निकालने का है? वीरेंद्र राठौर ने एक कुटिल और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ भैरव पर तंज कसा। भैरव के चेहरे का रंग उड़ चुका था और उसकी आंखों में एक बर्फीली और खूनी चमक थी। रुद्र को छोड़ दूं? नामुमकिन। हो, मेरे सिर पर चढ़कर नाचना इतना आसान नहीं है। भैरव ने दांत पीसते हुए गालियां दी और पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। उधर तेजपुर शहर की हाट बाजार गली में रुद्र राठौर श्रेष्ठ एंटरप्राइजेज से जड़ी बूटियों के कुछ भारी पैकेट लेकर बाहर निकल रहा था। उसने 1000 से ज्यादा चांदी के सिक्के खर्च करके ये काया शोधन जड़ी बूटियां खरीदी थी। उसे इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि अभी कुछ ही पलों पहले उसकी किस्मत ने मौत के मुंह से वापस एक चमत्कारी यूटर्न लिया था। अगर सुहानी सही वक्त पर न आती, तो शायद इस वक्त तक वह कालधनवन में राक्षसों का निवाला बन चुका होता। तभी बाजार में लोगों की हैरान आवाजें गूंजी। एक बेहद आलीशान और सोने से जड़ी हुई जादुई बग्घी तेज हवा की तरह वहां से गुजरी। वाह, कितनी शानदार बग्घी है! बाकी लोगों की तरह रुद्र की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। बग्घी के आंखों से ओझल होने के बाद वह अपनी जड़ी बूटियां लेकर राठौर महल लौट आया। मानो नियति का कोई अदृश्य हाथ रुद्र के इर्द गिर्द घूमकर खामोशी से गायब हो गया था। महल में घुसते ही रुद्र ने महसूस किया कि खानदान के लोगों का नजरिया अचानक से बदल गया है। उनकी आंखों में जो हमेशा नफरत और तिरस्कार रहता था, वह अब एक अजीब सी हिचकिचाहट और घबराहट में बदल गया था। यहां तक कि जो लोग उसे देखकर सरेआम गालियां देते थे, वे अब फुसफुसा रहे थे और उससे बचकर निकल रहे थे। लेकिन रुद्र के पास इन सब फालतू बातों के लिए समय नहीं था। परीक्षा में 10 दिन से भी कम का समय बचा था। वह एक सेकंड भी बर्बाद नहीं करना चाहता था और सीधे अपने कमरे में चला गया। 10 दिन से भी कम समय बचा है। मुझे इन जड़ी बूटियों का पूरा अर्क निचोड़ना होगा। रुद्र ने जड़ी बूटियां नहाने वाले टब में डाली, कपड़े उतारे और पानी में बैठ गया। अपनी रक्त शक्ति की भयानक गर्मी से उसने पानी को खौलाना शुरू कर दिया। जल्द ही उस लाल भूरे पानी से भाप उठने लगी और रुद्र एक बार फिर अपने शरीर को फौलाद बनाने की गहरी तपस्या में डूब गया। अध्याय 26, खौफनाक परछाया। रुद्र राठौर ने एक मृदा रक्तवटी नीली और खामोशी से अपनी रक्त शक्ति को नसों में दौड़ाने लगा।
उसके शरीर का एक एक रोम खुल गया और वह नहाने के टब में मौजूद काया शोधन औषधीय जल का पूरा अर्क अपनी पूरी ताकत से सोखने लगा। साथ ही उसका पूरा ध्यान विस्फोटक आत्मा मुष्टि और तारक पद पर केंद्रित था। वह इन दोनों तकनीकों को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने की जी तोड़ कोशिश कर रहा था। इस गहरी तपस्या में डूबे रुद्र ने वह औषधीय जल, जिसे पचने में 3 दिन लगने चाहिए थे, महज 2 दिन में ही सोख लिया। ये रफ्तार रुद्र की उम्मीद से भी कहीं ज्यादा तेज थी। टब का जादुई लाल पानी अब एकदम साफ और साधारण पानी में बदल चुका था। रुद्र अचरज में पड़ गया। इतना ही नहीं, उसे महसूस हुआ कि उस काया शोधन औषधीय जल का असर भी अब पहले जैसा नहीं रहा। लगता है कि मेरा स्तर और शरीर जैसे जैसे फौलादी हो रहा है, इन साधारण औषधियों का असर घटता जा रहा है। कुछ पल सोचने के बाद उसे असलियत समझ आ गई। इस रफ्तार से तो बहुत जल्द यह औषधीय जल उसके शरीर पर बिल्कुल बेअसर हो जाएगा। तब उसे अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए और भी उच्च श्रेणी की जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ेगी। रुद्र ने माथा सिकोड़ा और एक लंबी आह भरी, पर उसके पास खाली बैठने का समय नहीं था। उसने तुरंत एक और बड़ा टब औषधीय जल तैयार किया और दोबारा तपस्या में लीन हो गया। पलक झपकते ही 4 दिन और बीत गए। इन 4 दिनों में उसने 2 बार औषधीय जल का अर्क सोखा और 50 मृदा रक्त वटियां पचा डाली। हालांकि बढ़ते स्तर के कारण अब इन वटियों का असर भी कमजोर पड़ने लगा था। इस छोटे से एकांतवास के बाद रुद्र के शरीर की ताकत एक भयानक रफ्तार से बढ़ते हुए 29,000 किलोग्राम तक पहुंच गई। ताकत का ये स्तर आत्मनिर्माण के 8वें चरण के किसी भी योद्धा के बराबर था, लेकिन यह अभी भी रुद्र के तय किए गए 30,000 किलो के लक्ष्य से थोड़ा सा कम था। रुद्र समझ गया कि उसकी शारीरिक ताकत फिलहाल एक अवरोध बॉटलनेक पर आकर अटक गई है। इतने कम समय में इसे जबरदस्ती बढ़ाना मुमकिन नहीं था। अकादमी की परीक्षा में अब बस 3 दिन बचे थे। उसने फैसला किया कि वह अपना सारा ध्यान अपनी दोनों युद्ध तकनीकों को सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाने में लगाएगा। उसने अपने दिमाग से दुनिया भर की सारी बातें निकाल दी और पूरी तरह से सूत्रों की गहराइयों में खो गया। पता ही नहीं चला कि कब आधी रात हो गई। काले घने बादलों ने चुपके से चांद को ढांक लिया था और रात के सन्नाटे में पूरा राठौर महल किसी गहरी नींद में डूबा था। तभी तेजपुर शहर के किसी अंधेरे कोने से 2 खौफनाक परछाइयां उठी और बिना कोई आवाज किए राठौर महल की ओर बढ़ने लगी। क्या यही जगह है? चिंता मत कर, जगह और शिकार दोनों एकदम सही है। वो लड़का कई दिनों से इसी कमरे में है। कोई गलती नहीं हो सकती। तो फिर देर किस बात की? काम तमाम करते हैं। थोड़ी सी फुसफुसाहट के बाद वे दोनों काली परछाइयां प्रेतों की तरह हवा में उड़ी और खामोशी से रुद्र के आंगन की ओर बढ़ने लगी। रुद्र के कमरे के बाहर अचानक एक बर्फीली हवा का झोंका चला, जिसने उस छोटे से आंगन में मौत का खौफनाक सन्नाटा ला दिया। अंदर रुद्र के शरीर में एक हल्की सी हलचल हुई और उसने धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी पुतलियों की गहराई में एक पैनी चमक थी। वह पिछले कुछ दिनों के अपने अभ्यास के बारे में सोच रहा था। उसका चेहरा गंभीर था और मन पर एक हल्की सी शंका के बादल छाए हुए थे। लगता है बिना किसी असली लड़ाई के विस्फोटक आत्मा मुष्टि और तारक पद को सर्वोच्च शिखर तक ले जाना नामुमकिन है। रुद्र ने माथा सिकोड़ा और गहरी सांस ली। वह अपनी ताकत को किसी असली टक्कर में आजमाना चाहता था, पर फिलहाल उसे अपने स्तर का कोई भी दुश्मन नजर नहीं आ रहा था। राठौर परिवार के युवाओं में तो कोई भी उसके सामने टिकने लायक नहीं था। शायद मुखिया वीरेंद्र का बेटा विक्रम राठौर उसे टक्कर दे सकता था, पर उन दोनों का कभी आमना सामना ही नहीं हुआ था। विक्रम सालों से बाहर रहकर अभ्यास कर रहा था। सुना था कि उसकी ताकत बहुत खौफनाक है, पर असल में वह किस स्तर पर है, ये किसी को नहीं पता था। मुखिया वीरेंद्र भी इस बारे में खामोश ही रहते थे। शायद उन्होंने जानबूझकर अपने बेटे की ताकत को छिपा कर रखा था। रुद्र ने कुछ पल सोचा और वापस अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाने ही वाला था। तभी उसका दिल जोर से धड़का और उसकी भौहों के बीच एक खौफनाक सिहरन दौड़ गई। कोई आ रहा है। रुद्र का चेहरा सख्त हो गया और वह तुरंत सतर्क हो गया। उसकी छठी इंद्री ने उसे चेतावनी दे दी थी। जो भी आ रहा था वह बेहद खतरनाक था और राठौर परिवार के युवाओं जैसा कोई मामूली कीड़ा नहीं था। हवा में तैरती उस खूनी और बर्फीली हत्यारी गंध ने रुद्र को एहसास करा दिया कि दुश्मन कोई बहुत बड़ा महारथी है। यहां तक कि रुद्र की अपनी रीढ़ की हड्डी में भी एक ठंडी लहर दौड़ गई। अंधेरे कमरे में रुद्र ने अपनी सांसों को पूरी तरह रोक लिया और एक खूंखार बाघ की तरह आंगन में होने वाली हलचल को महसूस करने लगा।
सर्र। एक बेहद ही धीमी और अजीब सी आवाज उसके कानों में पड़ी, मानो रात की कोई तेज हवा बही हो। कोई आम इंसान इसे सिर्फ अपना वहम मानता। अगर रुद्र की पांचों इंद्रियां आदि ड्रैगन के कारण इतनी तेज न होती तो वह भी इस आवाज को नहीं सुन पाता। पर वह जानता था कि यह कोई वहम नहीं है। एक भयानक मौत उसके दरवाजे पर खड़ी थी और अब उसे जीवन मरण की लड़ाई लड़नी थी। ही। ए लड़के, ये खामोश रहने का नाटक बंद कर। क्या तू खुद बाहर आकर मौत के गले लगेगा या हम खुद अंदर आकर तेरा काम तमाम करें? दरवाजे के बाहर से अचानक एक अजीब सी और खौफनाक हंसी गूंजी। वह आवाज इतनी फटी हुई और डरावनी थी मानो कोई प्रेत रात के अंधेरे में किसी की रूह को पुकार रहा हो। वह आवाज जैसे ही कमरे में गूंजी, रुद्र के दिमाग में एक अजीब सी झंझनाहट हुई। क्या भयानक माया जाल है! रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और वह अंदर ही अंदर चौंक गया। सिर्फ अपनी आवाज से दुश्मन के दिमाग को भटका देना, यह तरीका सच में बहुत ही खौफनाक और असाधारण था। हालांकि रुद्र का दिमाग इस मायाजाल में नहीं फंसा। उसकी एकाग्रता बस पल भर के लिए डगमगाई और फिर तुरंत शांत हो गई। तुम कौन हो? हमारी तो कोई दुश्मनी नहीं है। तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? रुद्र ने एक ठंडी मुस्कान के साथ बेहद शांत आवाज में पूछा। उसकी आवाज में एक बर्फीला खौफ था, जो दरवाजा चीरकर बाहर खड़े दोनों काले हत्यारों के कानों में पड़ा, तो उनकी भी रूह एक पल के लिए कांप उठी। ये कैसे हो सकता है? क्या हमें गलत जानकारी मिली है? दोनों हत्यारों ने एक दूसरे को अचरज से देखा। उन्हें एहसास हो गया था कि जिस शिकार को वे मारने आए हैं, वह उतना कमजोर और लाचार नहीं है जितना उन्हें बताया गया था। छोड़ो यार, क्या हम दोनों आज तक कभी चूके हैं? बिल्कुल सही। अगर ये आत्मनिर्माण के शिखर का योद्धा भी हुआ, तब भी आज ये हमारे हाथों कुत्ते की मौत मरेगा। दोनों ने एक दूसरे को देखकर सिर हिलाया और एक बेहद खौफनाक मुस्कान दी। लगता है तुझे आसानी से मरना मंजूर नहीं है। कोई बात नहीं, हम खुद तुझे सीधा नरक भेजते हैं। जैसे ही उनके लफ्ज खत्म हुए, वे दोनों प्रेतों की तरह दरवाजे की ओर बढ़े। धड़ाम! लकड़ी का दरवाजा पलक झपकते ही चकनाचूर हो गया और वे दोनों काली परछाइयां आंधी की तरह कमरे में घुस आईं। लड़के, ये तेरा सौभाग्य है कि तू हमारे काल प्रेत यमदूत के हाथों मरने वाला है। एक प्रेत जैसी चीख कमरे में गूंजी। उसी पल एक अजीब सी काली रोशनी किसी जहरीले सांप की तरह हवा में लहराए और सीधे पलंग पर बैठे रुद्र की ओर लपकी। छी! 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 इस काली रोशनी से एक कान फाड़ देने वाली आवाज आ रही थी, जिसमें मौत का खौफनाक इरादा साफ झलक रहा था। रुद्र ने एक ठंडी हुकार भरी और उसका शरीर पलक झपकते ही हवा में गायब हो गया। उसकी यह गति उन हत्यारों की सोच से भी कहीं ज्यादा तेज थी। कमरा पहले से ही अंधेरा था और हत्यारे कुछ समझ पाते उससे पहले ही रुद्र पलंग से उठ चुका था। हिसस! बूम! एक खौफनाक धमाका हुआ। उस काली रोशनी के प्रहार से रुद्र का पलंग एक ही झटके में टूटकर लकड़ी के बुरादे में बदल गया। लेकिन ठीक उसी पल रुद्र तारक पद का इस्तेमाल करते हुए उस काले कपड़े वाले हत्यारे के ठीक सामने हवा में प्रकट हुआ। उसकी दाहिनी मुट्ठी एक भयंकर तूफान की तरह उठी। बूम! मूके ने हवा को ऐसे चीरा जैसे कोई तेज आरी चल रही हो। लगभग 30,000 किलोग्राम की विनाशकारी ताकत पलक झपकते ही उस हत्यारे के सीने पर आ गिरी और उसे सीधे कमरे के बाहर हवा में उड़ा दिया। क्या खौफनाक ताकत है! उस हत्यारे के मुंह से दर्द भरी आवाज निकली और उसकी आंखों में खौफ और सदमे की लहर दौड़ गई। अध्याय 27, आत्मापाश रेशम। उस काले हत्यारे की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने साफ देखा था कि रुद्र ने इस मूके में अपनी रक्त शक्ति का एक कतरा भी इस्तेमाल नहीं किया था। सिर्फ शारीरिक ताकत के दम पर 30,000 किलो का मुक्का। यह अकल्पनीय था। क्या यह लड़का सच में आत्मनिर्माण के शिखर का मास्टर है? काले हत्यारे के दिमाग में ये खौफनाक विचार कौंधा और उसकी रूह कांप गई। रुद्र ने एक ठंडी हंसी हंसी। उसका शरीर पलक झपकते ही हवा में गायब हुआ और वह दोबारा उसी हत्यारे पर झपटा। वह एक ही वार में उसका काम तमाम करना चाहता था। लेकिन ठीक उसी पल 10 फीट दूर खड़े दूसरे हत्यारे ने अचानक हमला कर दिया। कट जा! उस हत्यारे के मुंह से एक अजीब सी चीख निकली। उसके हाथ से एक खौफनाक सफेद रोशनी उड़ी और रोंगटे खड़े कर देने वाली रफ्तार से रुद्र के हाथ को काटने के लिए लपकी। रुद्र की आंखें सिकुड़ गईं और उसके दिमाग में खतरे की घंटी बज उठी। भले ही वह नहीं जानता था कि वह सफेद रोशनी क्या है, पर उसकी छठी इंद्री चीख चीख कर कह रही थी कि अगर वह रोशनी उसे छू भी गई, तो अंजाम बहुत खौफनाक होगा।
बिना एक पल गंवाए रुद्र ने एक जोरदार हुकार भरी। उसकी रक्त शक्ति ज्वालामुखी की तरह फटी और वो पलक झपकते ही अपनी जगह से गायब हो गया। छपाक, वह सफेद रोशनी हवा को चीरते हुए खाली निकल गई। हवा के फटने की वह आवाज किसी दर्दनाक चीख जैसी थी। वह सफेद रोशनी किसी लंबे कोड़े की तरह मुड़ी और एक ही झटके में रुद्र की पीठ का पीछा करने लगी। उस प्रहार में मौत का अचूक इरादा था। बदमाश, रुद्र ने माथा सिकोड़ा। एक पल के लिए उसे भी डर का एहसास हुआ। यह सफेद रोशनी बहुत ही अजीब और खौफनाक थी, उस काली रोशनी से भी कहीं ज्यादा। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि ये दोनों हत्यारे एक दूसरे के साथ मिलकर हमला करने में माहिर थे। उनका तालमेल इतना अचूक था कि बीच में सांस लेने की भी जगह नहीं थी। अगर रुद्र ने तारक पद का अभ्यास न किया होता तो अभी जो प्रहार हुआ था वह उसे हमेशा के लिए अपाहिज कर देता। अगर वह इसी छोटे से कमरे में लड़ता रहा तो यकीनन मारा जाएगा। इस तंग जगह में हिलने डुलने के लिए बिल्कुल जगह नहीं थी। रुद्र समझ चुका था कि उसने इन हत्यारों को कम आंकने की बहुत बड़ी गलती की थी। विस्फोटक आत्मा मुष्टि, ये सोचते ही रुद्र ने एक भयानक गर्जना की और अपने दोनों मुक्के एक साथ हवा में दाग दिए। अंधेरे कमरे में एक रोशनी कौंधी और उसके दोनों मुक्कों से दो विशाल बैंगनी परछाइयां उठी। बूम बूम, दो विनाशकारी प्रहार हुए और दोनों हत्यारों को जबरदस्ती पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। इसी बीच रुद्र एक परछाई बनकर पलक झपकते ही कमरे से बाहर आंगन में आ गया। कहां भागेगा, इतना आसान नहीं है। काल प्रेत यमदूतों के हाथों से आज तक कोई जिंदा नहीं बचा। दोनों हत्यारे अजीब सी चीखें मारते हुए दो खौफनाक हवा के झोंकों की तरह आंगन में आ गए। रुद्र भागा नहीं था, वह तो बस आंगन के बीचों बीच पूरी शान से खड़ा था। कमरे में लड़ना मुश्किल था और सामने दो ऐसे हत्यारे थे जो बिना अपनी जान की परवाह किए एक साथ अचूक हमले कर रहे थे। वहां लड़ना रुद्र के लिए बहुत भारी पड़ रहा था। लेकिन अब इस खुले आंगन में रुद्र को किसी चीज का डर नहीं था। तुम दोनों का स्तर बहुत ऊंचा है। तुम जहां भी जाओगे शान से अपनी जिंदगी जी सकते हो। फिर तुम लोगों ने किसी के टुकड़ों पर पलकर यह नीच और मौत का खेल क्यों चुना? रुद्र की आंखों से एक बर्फीली रोशनी निकली और उसके शरीर से मौत का खौफनाक तूफान उठने लगा। उन दोनों काले हत्यारों को देखकर रुद्र की आंखों में दो खूंखार ज्वालाएं भड़क उठी। उसका खून लड़ाई के लिए खौल रहा था। वह इतने दिनों से परेशान था कि अपनी ताकत आजमाने के लिए उसे कोई दमदार दुश्मन नहीं मिल रहा था, और अब ये दोनों खुद मौत बनकर उसके दरवाजे पर आ गए थे। यह तो अंधे को आंखें मिलने जैसा था। यह एक दुर्लभ और सुनहरा मौका था। भले ही ये लड़ाई बेहद खतरनाक थी, पर खतरा जितना बड़ा होगा, रुद्र की युद्ध तकनीकें उतनी ही जल्दी सर्वोच्च शिखर तक पहुंचेंगी। अगर वह इन दो हत्यारों से ही नहीं निपट पाया, तो फिर आत्मा खड्ग अकादमी जाने का क्या फायदा? उसे 1 साल वाले वादे अनन्या वर्मा से का क्या होगा? अगर इन दो कीड़ों को नहीं कुचल पाया, तो अकादमी के उन महान जीनियस योद्धाओं का सामना कैसे करेगा? दोनों हत्यारों का चेहरा सख्त हो गया और उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, हर किसी का अपना शौक होता है, और हमें लोगों को तड़पाकर मारने में मजा आता है। बकवास बंद कर, और इसे जल्दी मार। दोनों ने अजीब सी चीखें मारी और प्रेतों की तरह हवा में लहराते हुए दोबारा रुद्र पर टूट पड़े। इस खुली जगह में भले ही रुद्र के हाथ खुल गए थे, पर हत्यारों को भी हमला करने में उतनी ही आसानी हो रही थी। अब जो भी जिंदा बचेगा, वह सिर्फ अपनी असली ताकत के दम पर ही बचेगा। तो आ जाओ, मुझे भी देखना है कि तुम दोनों में कितना दम है। रुद्र ने दहाड़ मारी, उसकी आंखों में एक तलवार जैसी पैनी चमक थी। उसने तारक पद का इस्तेमाल किया और एक तेज आंधी में बदल गया। उसका शरीर रात के अंधेरे में ऐसे घुल गया मानो वह कोई प्रेत हो। हत्यारों के लिए उसे देख पाना भी मुश्किल हो रहा था। विस्फोटक आत्मा मुष्टि, रुद्र जोर से चीखा और उसका दाहिना मुख का बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसकी रक्त शक्ति एक ज्वालामुखी की तरह फटी और पलक झपकते ही एक खौफनाक बैंगनी मुक्के में बदल गई। वह मुक्का हवा को चीरता हुआ भारी आवाज के साथ उस काले हत्यारे पर जा गिरा। ये काला हत्यारा आत्मनिर्माण के 8वें चरण का योद्धा था और उसका शरीर भी काफी मजबूत था। लेकिन रुद्र के इस खौफनाक मुक्के के सामने उसे अपनी मौत साफ नजर आने लगी। धिक्कार है, ये लड़का इतना खतरनाक कैसे हो सकता है? वह हत्यारा जो आत्मविश्वास से भरा हुआ था, अब घबरा गया। उसे समझ आ गया कि रुद्र के इस विनाशकारी प्रहार के सामने उसकी कोई भी चाल काम नहीं आएगी। बूम, एक बैंगनी रोशनी कौंधी और उस प्रचंड ताकत ने हत्यारे को हवा में तिनके की तरह उड़ा दिया।
रुद्र वहीं नहीं रुका। उसका शरीर कांपा और वह दूसरे हत्यारे की ओर लपका। बांध लो इसे। दूसरे हत्यारे ने चीखते हुए अपना हाथ घुमाया और उसके हाथ से एक सफेद रोशनी उड़ी, जो किसी अजगर की तरह मुड़ते हुए रुद्र के मुके को जकड़ने के लिए आगे बढ़ी। इस बार रुद्र ने उस चीज को साफ देख लिया। वह कोई रोशनी नहीं थी, बल्कि हत्यारे के हाथ में पकड़ा हुआ एक बेहद पतला और चमकता हुआ सफेद रेशमी धागा था। रुद्र ने एक और खौफनाक दहाड़ मारी और फिर से विस्फोटक आत्मा मुष्टि का इस्तेमाल किया। वह विशाल बैंगनी मुख का 10 फीट दूर उस सफेद रेशम से जा टकराया। छी छी छी! एक कान फाड़ देने वाली चीख गूंजी। वह सफेद रेशम किसी जादुई तलवार से भी ज्यादा तेज था। उसने रुद्र के उस विशाल बैंगनी मुके की परछाई को चीर दिया और एक बेहद डरावनी आवाज पैदा की। यह क्या बला है? रुद्र की आंखें अचरज से सिकुड़ गईं और वह मुक्का मारकर तुरंत पीछे हट गया। रुद्र ने अभी जो मुक्का मारा था, उसमें उसकी रक्त शक्ति और शारीरिक बल दोनों मिले हुए थे। उस एक मुक्के में 40,000 किलोग्राम की विनाशकारी ताकत थी। इस ताकत से वह दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवारों और ढालों को भी चूर चूर कर सकता था। लेकिन उस हत्यारे का वह सफेद रेशम का धागा एकदम सही सलामत था। यह सच में अकल्पनीय था। योद्धाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले जादुई हथियारों को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है: मानव, ह्यूमन, पृथ्वी, अर्थ, स्वर्ग, हेवन और आत्मा, स्पिरिट। और ऐसा कहा जाता है कि इनके ऊपर भी कुछ बेहद खौफनाक हथियार होते हैं। सबसे नीची श्रेणी मानव स्तर का हथियार भी दुनिया की सबसे कीमती और तेज तलवारों से कहीं ज्यादा खौफनाक और मजबूत होता है। रुद्र तुरंत समझ गया कि यह सफेद रेशम भले ही मानव स्तर का जादुई हथियार न हो, पर यह उससे कुछ ज्यादा कम भी नहीं है। ही। इस आत्मा पाश रेशम सोल रैपिंग सिल्क को दुनिया की किसी चीज से नहीं काटा जा सकता। यह सबसे नायाब तलवारों से भी तेज है। इसके हाथों मरना तेरे लिए सम्मान की बात है। वह हत्यारा पागलों की तरह हंसा और दोबारा रुद्र पर झपटा। उसी वक्त दूसरा हत्यारा भी हवा में उड़ता हुआ आ पहुंचा। एक के हाथ में सफेद आत्मा पाश रेशम था और दूसरे के हाथ में काला आत्मा पाश रेशम। दोनों ने मिलकर रुद्र को मौत के फंदे में जकड़ने के लिए अपना रेशम हवा में लहरा दिया। बकवास बंद कर और इसे अभी मार खत्म कर, काले रेशम वाले हत्यारे ने चीखते हुए कहा। उसके रोम रोम से मौत की भयानक प्यास छलक रही थी। आत्मा पाश रेशम, नाम तो बहुत भौकाली है। ठीक है, मरने से पहले तुम दोनों अपने ये जादुई हथियार यहीं छोड़कर जाओगे। रुद्र की आंखों में लालच और युद्ध की आग भड़क उठी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और अपने आत्मनिर्माण के 5वें चरण की पूरी ऊर्जा को उसकी चरम सीमा तक खोल दिया। बूम! रुद्र के शरीर से एक आंखें चुंदिया देने वाली बैंगनी रोशनी उठी। एक भारी धमाके के साथ उसके आसपास की हवा कांपने और मुड़ने लगी। क्या रक्त शक्ति! ये लड़का तो आत्मनिर्माण के 5वें चरण पर है। सिर्फ 5वें चरण पर। अगर 10वें पर भी होता तब भी आज इसकी मौत पक्की है। मर साले! दोनों काले हत्यारों ने खौफनाक दहाड़ मारी और हवा में गोता लगाते हुए अपने काले और सफेद आत्मा पाश रेशम को रुद्र की गर्दन और दिल को चीरने के लिए फेंक दिया। अध्याय 28, सर्वोच्च शिखर। रुद्र राठौर ने अपनी गति तकनीक तारक पद को उसकी आखिरी सीमा तक धकेल दिया। उसका शरीर एक तेज झटके के साथ कांपा और एक खौफनाक बैंगनी परछाई में बदलकर आगे की ओर लपका। उसने अपने शरीर की रक्त शक्ति को पूरी तरह निचोड़ लिया था और अब उसके मुके किसी आसमानी बिजली की तरह तबाही मचाने के लिए तैयार थे। विस्फोटक आत्मा मुष्टि, मर साले! रुद्र की इस भयानक दहाड़ से पूरा आंगन थर्रा उठा। रुद्र के मुक्कों से 50,000 किलोग्राम की विनाशकारी ताकत का एक महाविस्फोट हुआ। 2 विशाल बैंगनी मुक्कों की परछायां हवा को चीरती हुई निकली और 10 फीट दूर खड़े उन दोनों कालप्रेत यमदूतों पर कहर बनकर टूट पड़ी। भले ही उन हत्यारों के आत्मा पाश रेशम ने रुद्र के उन बैंगनी मुक्कों को जकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे उस प्रलयनकारी ताकत को रोक नहीं पाए। धड़ाम धड़ाम! उन दोनों काले हत्यारों के चेहरों का रंग पलक झपकते ही उड़ गया। उनके मुंह से खून का फव्वारा छूटा और वे किसी कटी हुई पतंग की तरह हवा में उड़ गए। वे 15 फीट दूर जाकर दरवाजे के सामने बनी पत्थर की सीढ़ियों पर धड़ाम से गिरे। रुद्र की बैंगनी परछाई धीरे धीरे शांत हुई और वह जमीन पर आ खड़ा हुआ। उसके शरीर से निकल रही वह खौफनाक बैंगनी रोशनी अब वापस उसके भीतर समा रही थी। दोनों काल प्रेत यमदूत खून से लथपथ जमीन पर पड़े हाँफ रहे थे।
उनकी सांसें उखड़ रही थी। ये साफ था कि अब उनमें जान बाकी नहीं है और मौत बस कुछ ही पलों की मेहमान है। ना, नामुमकिन। तुम तो सिर्फ आत्मनिर्माण के 5वें चरण पर हो। तुमने हमें कैसे हरा दिया? खाक खाक। खांसते हुए दोनों हत्यारों के मुंह से गाढ़ा काला खून निकल रहा था। उनकी आंखों में अब सिर्फ मौत का अंधेरा छा रहा था। सच तो ये था कि इन दोनों हत्यारों के पास अभी भी कई खौफनाक और नीच चालें बाकी थीं, पर रुद्र के उस प्रलयनकारी हमले ने उन्हें संभलने का एक मौका तक नहीं दिया। रुद्र ने एक गहरी सांस ली, उसकी आंखों में बर्फ जैसी ठंडी चमक थी। इस जानलेवा लड़ाई के बाद उसकी विस्फोटक आत्मा मुष्टि और तारकपद दोनों ही तकनीकें पूरी तरह से सर्वोच्च शिखर तक पहुंच चुकी थी। उसकी ताकत ने एक नई सीमा को लांघ लिया था। ताकत। भले ही मेरा स्तर तुम्हारे जितना ऊंचा नहीं है, पर मेरी ताकत तुम्हारी सोच से भी कहीं ज्यादा है। मेरे मुक्कों के हाथों मरना तुम्हारे लिए कोई शर्म की बात नहीं है। रुद्र ने तिरस्कार से सिर हिलाया और एक ठंडी हंसी हंसा। वह खामोशी से उन दोनों हत्यारों को अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए देखता रहा, जब तक कि उनकी आंखें हमेशा के लिए पथरा नहीं गईं। रुद्र ने अपनी भौहें सिकुड़ी और आगे बढ़कर उन काले और सफेद आत्मापाश रेशम को अपने कब्जे में कर लिया। साथ ही उसने उन दोनों की संग्रहण थैलियां, स्टोरेज बैग्स भी निकाल ली। उन थैलियों में 50,000 चांदी के सिक्कों के नोट, कुछ वटियां और तलवारें थीं। हालांकि वे तलवारें सिर्फ साधारण हथियार थीं, कोई जादुई हथियार नहीं। और वटियां भी सिर्फ साधारण मृदा रक्त वटियां और जहरनाशक वटियां थीं, उनमें कुछ भी खास नहीं था। रुद्र ने काफी देर तक उन हत्यारों की तलाशी ली ताकि यह पता चल सके कि उन्हें किसने भेजा है, पर उसे कोई सुराग नहीं मिला। इससे वह थोड़ा निराश हुआ। लेकिन थोड़ा सा दिमाग लड़ाने के बाद उसे समझ आ गया कि इस वक्त उसकी जान के सबसे बड़े प्यासे बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर और उसका बेटा आदित्य राठौर ही हो सकते हैं। भले ही उसने गौड़ और सिंह खानदान से पंगा लिया था, पर वे इतनी जल्दी उसकी जान लेने के लिए इतने महंगे हत्यारे नहीं भेजेंगे। क्या मेरी जान की कीमत सिर्फ 50,000 चांदी के सिक्के है? हो, रुद्र ने एक कुटिल मुस्कान के साथ कहा, उसकी आंखों में एक मजाकिया चमक थी। जमीन पर पड़ी उन दोनों लाशों को देखकर रुद्र के मन में एक बार विचार आया कि वह इन लाशों को सीधा बड़े बुजुर्ग भैरव के मुंह पर दे मारे, ताकि देख सके कि अपनी साजिश के नाकाम होने पर उस बुढ़े की क्या हालत होती है। पर फिर उसने यह विचार त्याग दिया। ऐसा करने से उसकी असली ताकत सबके सामने आ जाती। और अगर भैरव ने किसी और भी खौफनाक हत्यारे को भेज दिया, तो मुसीबत बढ़ सकती थी। अकादमी की परीक्षा में अब बस 2 दिन बचे थे। इस वक्त कोई भी नया बखेड़ा खड़ा करना बेवकूफी थी। और वैसे भी भैरव राठौर स्वर्ग भेदी स्तर ओपन हेवन रेल्म का एक बेहद खूंखार मास्टर था। भावनाओं में बहकर सीधे उससे टकराना अभी समझदारी नहीं थी। रुद्र ने शांत दिमाग से अपनी रणनीति तय की और धीरे से सिर हिलाया। उसने अपनी रक्त शक्ति को हल्का सा घुमाया। उसकी हथेली से एक जादुई और हल्की बैंगनी आग की लपट पैदा हुई। उस जादुई आग की भयानक गर्मी ने पलक झपकते ही उन दोनों लाशों को जलाकर राख के ढेर में बदल दिया। हवा का एक झोंका आया और सब कुछ साफ हो गया। कमजोर को कुचला जाता है और ताकतवर राज करता है। इस बेरहम दुनिया का यही उसूल है। ताकतवर मारता है और कमजोर मारा जाता है, यहाँ कोई इंसाफ नहीं होता। अगर रुद्र की ताकत कमजोर होती, तो आज राख का ढेर उसका बन गया होता। ताकत ही इकलौता कानून है, ताकत ही परम सत्य है। अगले 2 दिनों तक रुद्र और भी ज्यादा सावधान रहा। वह एकांत में अपना अभ्यास करता रहा और साथ ही भैरव राठौर की किसी नई और नीच चाल से भी सतर्क रहा। खुशकिस्मती से सब कुछ शांत रहा और कोई नई मुसीबत नहीं आई। लेकिन बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर के महल में शांति कोसों दूर थी। यह क्या मजाक है? ये काल प्रेत यमदूत आखिर कर क्या रहे हैं? भैरव राठौर ने अपने माथे पर बल डालते हुए खुद से बड़बड़ाया। उसका चेहरा उलझन और गुस्से से भरा हुआ था। रुद्र को रास्ते से हटाने के लिए उसने पूरे 50,000 चांदी के सिक्के देकर उन हत्यारों को खरीदा था, पर तय किया हुआ दिन बीत जाने के बाद भी कोई खबर नहीं थी। पिछले कुछ दिनों से रुद्र भी कहीं नजर नहीं आया था। इन सब बातों ने भैरव के दिमाग में शक का कीड़ा पैदा कर दिया था। पिताजी, क्या आपके वे हत्यारे भरोसेमंद भी हैं? आदित्य राठौर की आंखों में नफरत की आग जल रही थी। वह रुद्र की लाश देखने के लिए तड़प रहा था। भैरव की कीमती वटियों के इलाज से आदित्य की अंदरूनी चोटें तो ठीक हो गई थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी रुद्र के जूते का वह भद्दा निशान छपा हुआ था।
वह निशान उसके चेहरे पर किसी भद्दे प्लास्टर की तरह लग रहा था, जो उसे एक जीता जागता मजाक बना रहा था। अपने बेटे के उस जूते छपे चेहरे को देखकर भैरव का खून और खौलने लगा। उसका चेहरा कोयले की तरह काला पड़ गया। कहा तो यही जाता है कि काल प्रेत यमदूतों का वार कभी खाली नहीं जाता। आत्मनिर्माण के शिखर पर बैठे योद्धा भी उनके हाथों कुत्ते की मौत मरते हैं। भैरव की आवाज में गुस्सा था, पर उसे अभी भी उन हत्यारों की काबिलियत पर पूरा भरोसा था। तो फिर अब तक कोई खबर क्यों नहीं आई? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारे पैसे लेकर भाग गए हो? आदित्य की आंखों में डर और चिंता की लकीरें उभर आईं। अगर ऐसा हुआ तो उनके पैसे भी डूब जाएंगे और रुद्र भी बच जाएगा। शांत रह, मैंने अपने एक खास जासूस को पता लगाने भेजा है। भैरव ने अपनी आंखें सिकुड़ी और दरवाजे से हड़बड़ाते हुए अंदर आते अपने खास आदमी को देखा। क्या खबर है? जल्दी बता, भैरव ने बेसब्री से पूछा। जासूस का चेहरा उतरा हुआ था और उसने डरते हुए कहा, बड़े बुजुर्ग, रुद्र राठौर अभी भी जिंदा है। वह अपने कमरे में एकांतवास का अभ्यास कर रहा है। क्या? भैरव राठौर का चेहरा खौफ और गुस्से से तमतमा गया। उसने पूरी ताकत से मेज पर मुक्का मारा, जिससे मेज पर रखे चाय के प्याले उछलकर चकनाचूर हो गए। धिक्कार है! क्या वे कमीने काल प्रेत यमदूत सच में मेरे पैसे लेकर भाग गए? गुस्से के साथ साथ भैरव को अचरज भी हो रहा था। इतने खूंखार और नामी हत्यारे अपना ही नाम खराब करने वाली ऐसी नीच हरकत क्यों करेंगे? बड़े बुजुर्ग, कहीं ऐसा तो नहीं कि वे दोनों यमदूत रुद्र के ही हाथों मारे गए हो? जासूस ने कांपती हुई आवाज में अपनी शंका जाहिर की। नामुमकिन, एकदम नामुमकिन। क्या बकवास कर रहा है? काल प्रेत यमदूतों में से कोई एक ही उस कचरे की जान लेने के लिए काफी था। यहाँ तो दो हत्यारे एक साथ गए थे, वो कचरा उन्हें कैसे मार सकता है? भैरव राठौर ने इस बात को सिरे से नकार दिया, पर उसका चेहरा नीला पड़ चुका था। यह सुनकर आदित्य का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वह झटके से अपनी कुर्सी से खड़ा हुआ और दहाड़ा, कमीने, मैं अभी जाकर उस कचरे को अपने हाथों से चीर दूंगा। बेवकूफी मत कर, भैरव ने कड़कती आवाज में डांटा और आदित्य का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मुझे मत रोकिए पिताजी। पिछली बार मैंने उसे कमजोर समझने की गलती की थी। मुझे यकीन नहीं होता कि मैं उस मरे हुए कचरे को नहीं मार सकता। आदित्य पागलों की तरह छटपटा रहा था। भैरव ने दांत पीसते हुए कहा, उस छोटे से जानवर के पास कुछ बहुत ही खौफनाक चालें हैं। और सबसे बड़ी बात, अकादमी की दूत सुहानी की नजर उस पर है। इस वक्त कोई भी बेवकूफी करना मौत को दावत देना है। रुद्र को मारना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर अगर आत्म खड्ग अकादमी की दूत नाराज हो गई, तो राठौर खानदान का नामोनिशान मिट जाएगा। भैरव भले ही गुस्से में पागल था, पर वह जानता था कि असली खतरा कहाँ है। अगर उसे दूत का डर न होता, तो वह हत्यारों को पैसे देने के बजाय खुद ही रुद्र का गला घोंट चुका होता। तो फिर अब हम क्या करें? आदित्य का धैर्य जवाब दे चुका था। वह बारूद के उस ढेर की तरह था जिसमें आग लग चुकी हो, उसके रोम रोम से खून की प्यास छलक रही थी। अब हम कर भी क्या सकते हैं? कल ही अकादमी की परीक्षा है। अब कोई भी चाल चलने का समय नहीं बचा है। भैरव राठौर ने एक भारी और हताश आह भरी और अपने सीने में धधकते ज्वालामुखी को जबरदस्ती दबा लिया। तो क्या हम उसे ऐसे ही परीक्षा में हिस्सा लेने दें? आदित्य गुस्से से लाल पीला हो रहा था। वह इस अपमान का घूंट पी ही नहीं पा रहा था। राठौर खानदान में इतनी सत्ता और ताकत होने के बावजूद वह बाप बेटा रुद्र जैसे कचरे से पिटकर भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। ये घुटन आदित्य की जान ले रही थी। वाह, क्या गजब का बेबसी का नजारा था। अध्याय 29, महापरीक्षा का आगाज और तेजपुर चौक। बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर के चेहरे पर उलझन थी, लेकिन अचानक वह कुटिलता से हंसा। उसे हिस्सा लेने दो। तेजपुर शहर के रईस खानदानों में एक से बढ़कर एक धुरंधर मौजूद है। मुझे नहीं लगता कि यह निष्प्राण रक्त वाला कचरा उनके सामने कोई भी तूफान खड़ा कर पाएगा। राठौर परिवार की ही बात करें तो छोटे मुखिया विक्रम और आदित्य दोनों के पास 7वें दर्जे की महान रक्त शक्ति है, और प्रिया शर्मा की काबिलियत भी कम नहीं है। अगर रुद्र ने कोई वर्जित गुप्त विद्या, काला जादू सीख भी ली है तो क्या? उसके पास बस थोड़ी सी जानवर जैसी ताकत ही तो है। एक योद्धा के लिए उसकी प्रतिभा ही सब कुछ होती है। क्या आत्मा खड्ग अकादमी जैसा महान गुरुकुल किसी निष्प्राण रक्त वाले कचरे को अपनाएगा? बिल्कुल नहीं।
इसलिए अगर रुद्र परीक्षा में बैठता भी है तो अकादमी की दूतों की पैनी नजरों फायरी आइज के सामने उसकी असली औकात सामने आ ही जाएगी। ये सोचकर भैरव राठौर बहुत खुश हुआ। वह उस पल का बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब रुद्र अकादमी से ठुकराए जाने के बाद टूटकर बिखर जाएगा। और क्या पता, उस घोर निराशा में वह कोई पागलपन कर बैठे। अगर ऐसा हुआ तो भैरव को उसे अपने हाथों से कुचलने का एक और सुनहरा मौका मिल जाएगा। तो उसे 2-4 दिन और हवा में उड़ने दीजिए। परीक्षा खत्म होते ही मैं उसे अपने हाथों से मौत के घाट उतारूंगा। आदित्य राठौर ने जहरीली नजरों से घूरते हुए दहाड़ मारी। अगली सुबह पौ फटने के साथ ही तेजपुर शहर का विशाल घंटा गूंज उठा। ढोंग ढोंग। उस घंटे की भारी और जोश से भरी आवाज शहर की हर गली नुक्कड़ में फैल गई, जो आत्मा खड्गा अकादमी की महापरीक्षा के शुरू होने का ऐलान कर रही थी। खानदानों के बड़े बुजुर्गों के नेतृत्व में युवा योद्धाओं की कतारें सीना ताने तेजपुर प्लाजा की ओर बढ़ चली। ये चौक शहर के बीचों बीच था और इस शहर का इकलौता सबसे बड़ा मैदान था। इस महाआयोजन के स्वागत के लिए सभी रईस खानदानों ने मिलकर पैसा लगाया था। मैदान के बीच में कई फीट ऊंचा एक विशाल अखाड़ा बनाया गया था और वीआईपी मेहमानों के लिए शानदार कुर्सियां लगाई गई थी। पूरा चौक रंग बिरंगी झंडियों से सजा था। सुबह सुबह ही तमाशा देखने वालों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। माहौल में एक गजब का जोश और गर्मी थी। भीड़ में कई ऐसे योद्धा भी थे जो उम्र, स्तर या प्रतिभा की कमी के कारण इस परीक्षा से बाहर हो गए थे। युद्ध कला सीखना कोई बच्चों का खेल नहीं था। बिना भारी धन दौलत के इसका खर्च उठाना नामुमकिन था। इसलिए कई प्रतिभाएं सिर्फ पैसों की कमी के कारण इस रास्ते से भटक जाती थी। जैसे ही राठौर परिवार के योद्धा मैदान में पहुंचे, अन्य सभी बड़े खानदान भी वहां आ चुके थे। अब बस अकादमी की दूतों के आने और इस महायुद्ध के शुरू होने का इंतजार था। तभी भीड़ में एक हलचल मची और किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे देखो, रुद्र राठौर आ गया। क्या वह सच में आ गया? मुझे लगा था वह डर के मारे मुंह छिपाकर बैठा रहेगा। रुद्र अपने खानदान की कतार में नहीं था, वह अकेला ही पूरी शान से चला आ रहा था। उसका इरादा तो चुपचाप रहने का था, पर उसके अकेले आने से वह और भी ज्यादा लोगों की नजरों में आ गया। एक कचरा होकर आत्मा खड्गा अकादमी जाने के सपने देख रहा है। इसे यहाँ आते हुए शर्म नहीं आई। गौड़ परिवार की कतार से गौरीशंकर और गौतम ने रुद्र को घूरते हुए ताना मारा। दूसरी तरफ सिंह परिवार की कतार में खड़े देवव्रत सिंह के होठों पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। ये कचरा सच में आ गया। उसके बगल में खड़े लंबू भीमराज ने अपनी उंगलियां चटकाईं। पिछली बार इसे सबक नहीं सिखा पाया था, पर अब मौका मिल गया है। देवव्रत सिंह अजीब तरह से हंसा, मुझे तो लगता है ये पहले राउंड में ही लात खाकर बाहर हो जाएगा। हमें तो इसे पीटने का मौका भी नहीं मिलेगा। दूसरे खानदान तो छोड़ो, खुद राठौर परिवार के लड़के भी रुद्र पर सरेआम हंस रहे थे। रुद्र, तू यहाँ राठौर खानदान की नाक कटाने आया है क्या? तेरे जैसे निष्प्राण रक्त को तो परीक्षा में हिस्सा लेने का सोचना भी नहीं चाहिए। अगर मैं तेरी जगह होता तो चुल्लू भर पानी में डूब मरता। इन सब की गालियां सुनकर रुद्र ने निराशा से सिर हिलाया और उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। तुच्छ सोच वाले गंवार, क्या मुझ पर ताने मारने से तुम अकादमी में चुन लिए जाओगे? मुझे तो लगता है तुम्हारा यहाँ आना ही समय की बर्बादी है। रुद्र ने तिरस्कार से एक नजर डाली और मुड़कर आगे बढ़ गया। रुद्र के इस करारे जवाब से उनका खून खौल उठा। क्या बका तूने? एक मरे हुए कचरे की इतनी हिम्मत की हमें ताना मारे? रुद्र, एक बार परीक्षा खत्म होने दे, फिर तेरी हड्डियां हम तोड़ेंगे। बड़े बुजुर्ग भैरव और आदित्य को पास खड़ा देखकर इन लड़कों की आवाजें और ऊंची हो गईं। इन गधों के मुंह लगना ही बेकार है, रुद्र ने ठंडी हंसी के साथ कहा। उसकी नजरें सीधे बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर पर पड़ी और वह उसी तरफ बढ़ने लगा। तभी एक बेहद खूबसूरत और छरहरी लड़की अचानक उसका रास्ता रोककर खड़ी हो गई। ये और कोई नहीं बल्कि बहुत दिनों बाद सामने आए प्रिया शर्मा थी। रुद्र, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सच में यहाँ बेशर्मों की तरह आ गए। क्या ये सब जरूरी था? प्रिया के होठों पर एक कुटिल मुस्कान थी और उसकी आंखों में घोर तिरस्कार था। उसके हिसाब से एक कचरे को अपनी औकात में रहना चाहिए और लोगों की नजरों से छिपकर जीना चाहिए। रुद्र का यहाँ सीना तानकर आना उसे बहुत खटक रहा था। रुद्र ने अपना सिर उठाया और प्रिया के उस जाने पहचाने पर अब अजनबी से लगने वाले चेहरे को देखा। वह थोड़ा चौंका।
उसने गौर किया कि प्रिया के मासूम चेहरे पर अब एक अजीब सा और अजीब तरह का आकर्षण चार्म आ गया था। वह भोलापन और शर्म गायब हो चुकी थी, और उसकी जगह एक ऐसी कामुक, ग्लैमरस मच्योर चमक ने ले ली थी जो सिर्फ एक परिपक्व औरत में होती है। जाहिर सी बात है, यह नया, ग्लैमरस रूप रुद्र के लिए तो बिल्कुल नहीं था। यह प्रिया के हाव भाव में ऐसे घुल गया था जैसे उसने कोई बहुत बड़ा सौदा किया हो। रुद्र को ये देखकर अंदर ही अंदर घिन आ रही थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि सिर्फ एक आत्मनिर्माण वटी के लिए तुमने न सिर्फ मुझ पर जानलेवा हमला करवाया, बल्कि खुद को। हो, क्या तुम्हें नहीं लगता कि यह कीमत कुछ ज्यादा ही चुका दी तुमने? रुद्र ने अपनी भौहें सिकोड़ी, और उसकी आंखों में प्रिया के लिए घोर घृणा और मजाक साफ झलक रहा था। अध्याय 30, घमंडी प्रिया शर्मा। प्रिया शर्मा का चेहरा शर्म और गुस्से से तमतमा उठा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उनमें एक ठंडी, जहरीली चमक कौंध गई। उसने दांत पीसते हुए रुद्र पर सरेआम चिल्लाना शुरू कर दिया। रुद्र, क्या अनन्या वर्मा से सरेआम ठुकराए जाने की बेइज्जती काफी नहीं थी जो तू यहां आ गया? क्या तुझे जलील होने का इतना ही शौक है? एक कचरे की जगह कूड़ेदान में होती है, इस महापरीक्षा में नहीं। ये सच में एक बहुत ही नीच और चुभने वाला ताना था। यहां तक कि जो लोग रुद्र से नफरत करते थे, उन्हें भी प्रिया की ये बातें सुनकर अजीब लगा। ये तो सच में सरेआम मुंह पर तमाचा मारने जैसा था। लेकिन अगले ही पल भीड़ में से कई लोग जोर जोर से हंसने लगे। हा हा हा, देखो देखो, अब तो खुद इसके खानदान वाले भी इस कचरे पर थूक रहे हैं। अबे रुद्र, शर्म कर और डूब मर कहीं। भीड़ ने रुद्र का जमकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। प्रिया की बातें सुनकर पास ही खड़े वर्मा खानदान, अनन्या वर्मा का परिवार के लोगों का मुंह भी अजीब सा बन गया, पर फिर उनके चेहरों पर घमंड और तिरस्कार छा गया। यह मनहूस कचरा यहां भी अपनी मनहूसियत फैलाने आ गया। ये लड़का तो एकदम चिकना घड़ा है। बेशर्मी की भी कोई हद होती है। पता नहीं हमारे खानदान ने कभी इस नाली के कीड़े के साथ हमारी अनन्या की सगाई कैसे तय कर दी थी। शुक्र है हमारी अनन्या अक्लमंद थी, वरना इस कचरे के साथ तो उसकी पूरी जिंदगी ही नर्क बन जाती। वर्मा खानदान वाले उस सगाई के कलंक को पूरी तरह से मिटाना चाहते थे, इसलिए वे रुद्र पर सबसे तीखे और जहरीले तीर छोड़ रहे थे। इन सभी गालियों और तानों के बीच रुद्र के होठों पर सिर्फ एक बर्फीली और शांत मुस्कान थी। लोग उसे जितना नीचा दिखा रहे थे, उसके सीने में लड़ने की आग उतनी ही भयानक रूप से भड़क रही थी। वह अपनी बातों से नहीं, बल्कि आज अपने खौफनाक प्रदर्शन से इन सब घमंडियों के मुंह पर ऐसा ताला लगाएगा कि इनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। प्रिया शर्मा को लगा कि उसका ताना अभी काफी नहीं था। उसने अपनी गर्दन को एक घमंडी महारानी की तरह मोड़ा और अपने पुराने, हाई क्लास वाले एटीट्यूड में वापस आ गई। रुद्र, तुझे बता दूं कि मैंने 7वें दर्जे की पीत गरुड़, येलो ईगल रक्त शक्ति जगा ली है। मेरा इस अकादमी में चुना जाना तय है। क्या हुआ? सुनकर सदमा लगाना। प्रिया के चेहरे पर एक कुटिल और विजयी मुस्कान थी। वह रुद्र को ऐसे देख रही थी जैसे कोई बाज किसी रेंगती हुई चींटी को देख रहा हो। 7वें दर्जे की रक्त शक्ति, भले ही वह निचले स्तर की हो, पर तेजपुर शहर जैसी जगह पर यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। बाप रे, 7वें दर्जे की पीत गरुड़ शक्ति। प्रिया तो सच में कमाल निकली। हे भगवान, इस साल राठौर परिवार में इतने सारे जीनियस कहां से आ गए। छोटे मुखिया विक्रम राठौर, आदित्य राठौर और अब प्रिया शर्मा, तीनों के पास 7वें दर्जे की शक्ति है। इसका मतलब इस बार राठौर परिवार से कम 3 लोग अकादमी में चुने जाएंगे। राठौर परिवार के युवाओं में खुशी की लहर दौड़ गई। बाकी खानदानों के लोगों के चेहरे ये सुनकर उतर गए, कुछ ने जलन से होंठ चबाए तो कुछ ने गहरी सांसें छोड़ी। 7वें दर्जे की पीत गरुड़ शक्ति, हा, सुनकर तो बड़ा खौफनाक लग रहा है। रुद्र की आंखें नाची और उसके होठों पर एक बेहद व्यंग्यात्मक हंसी आ गई। रुद्र, तेरी यह जलन अब किसी काम नहीं आएगी। एक बार ये परीक्षा खत्म हो जाए, फिर मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाऊंगी। प्रिया ने घमंड से अपना रेशमी पल्लू झटका और इठलाती हुई आगे बढ़ गई। प्रिया की इस नौटंकी को देखकर रुद्र के पास शब्द ही नहीं बचे। उसने हताश होकर सिर हिलाया और आगे बढ़ गया। तभी आदित्य राठौर सामने आ गया। उसकी आंखें नफरत से सिकुड़ी हुई थीं। रुद्र, तू बड़ा ढीठ है। बस ये परीक्षा खत्म होने दे, फिर तेरा और मेरा आखिरी हिसाब होगा। दुश्मन सामने था पर आदित्य कुछ कर नहीं सकता था, इस बेबसी ने उसे अंदर तक जला रखा था। इसलिए वह सिर्फ गीदड़ भभकी दे रहा था।
आसपास के लोगों को लगा कि बड़े बुजुर्ग के बेटे आदित्य की इस खौफनाक धमकी से रुद्र डरकर कांपने लगेगा। जो लोग अंदर की बात जानते थे, उन्हें पता था कि अगर अकादमी की दूत न आई होती, तो आज रुद्र जिंदा ही न होता। लेकिन रुद्र के रिएक्शन ने सबको सन्न कर दिया। रुद्र ने बहुत ध्यान से आदित्य के चेहरे को देखा, अचानक अपनी भौहें सिकुड़ी और एक बेहद ओवर एक्टिंग ड्रामा वाला एक्सप्रेशन दिया। अरे आदित्य भाई, तुम्हारे चेहरे को यह क्या हो गया? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने बहुत जोर का जूता मारा हो। किसने पीटा बेचारे को? रुद्र की आंखों में एक शरारती और कुटिल हंसी थी, और वह ऐसे मजे ले रहा था मानो सच में उसे कुछ पता ही न हो। ये नजारा देखकर वहां खड़े सभी लोग हक्के बक्के रह गए। कुछ समझदार लोग तुरंत इशारा समझ गए कि आदित्य के चेहरे पर छपा ये जूते का निशान किसी और का नहीं, बल्कि खुद रुद्र का ही दिया हुआ है। पूरे राठौर परिवार में सिर्फ रुद्र ही था जिसमें इतनी हिम्मत थी। और किसी की क्या औकात। कमीने, तेरी तो। आदित्य का खून खौल उठा। उसके दांत कटकटाने लगे और वह रुद्र को चीरने के लिए आगे लपका। अगर उसके पिता भैरव राठौर ने उसका हाथ न पकड़ा होता, तो वह पक्का हमला कर देता। अरे अरे, एक भाई होने के नाते मैं तो बस तुम्हारे चेहरे की चोट की चिंता कर रहा था। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है, पर तुम तो फालतू में भड़क रहे हो। रुद्र ने एक बेहद ढीठ और मजेदार एक्सप्रेशन के साथ आदित्य को और चिढ़ाया। उसे पता था कि आदित्य अभी सरेआम कुछ नहीं कर सकता, तो क्यों न थोड़ा और मजा लिया जाए। रुद्र की तो कोई लगाम ही नहीं है। उसने सरेआम आदित्य की चोट का मजाक उड़ा दिया। बेशर्म कहीं का, एक कचरे में इतना घमंड कहां से आ गया? चिंता मत करो, ये बस कुछ ही देर की फुदक है। जैसे ही परीक्षा शुरू होगी, इस कचरे की सारी हवा निकल जाएगी और यह खून के आंसू रोएगा। बहुत से लोग रुद्र के इस स्वैग को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, खासकर भैरव राठौर के पालतू चमचे। अगर ये कोई आम जगह होती, तो वे पक्का रुद्र पर टूट पड़ते। शांत हो जा बेटे, ऐसे मरे हुए कचरे के मुंह लगना हमें शोभा नहीं देता। परीक्षा के बाद इसकी औकात एक सड़क के कुत्ते जैसी हो जाएगी, तब इसके साथ जो चाहे करना। भैरव राठौर ने आदित्य के कंधे थपथपाए। फिर भैरव ने मुड़कर रुद्र को देखा। रुद्र, मुझे तुम्हारी इस बेशर्मी की दाद देनी पड़ेगी। सब कुछ छिन जाने के बाद भी तुम यहाँ आ गए। मुझे सच में समझ नहीं आता कि तुम्हारे उस खाली दिमाग में क्या चलता है। भैरव ने एक ठंडी हंसी हंसी, उसकी आंखों की गहराई में एक खूनी चमक थी। मेरे दिमाग में क्या चलता है, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं बड़े बुजुर्ग। आपने मुझ पर जो खास मेहरबानियां की हैं, हत्यारे भेजकर अगर मैं चुन लिया गया, तो कसम से मैं आपका वह सारा कर्ज ब्याज समेत चुकाऊंगा। रुद्र ने बिना किसी डर के भैरव की आंखों में आंखें डालकर कहा। उसकी नजरों में तलवार जैसी धार थी। ये सुनकर भैरव की आंखें फड़की और उसके दिल में एक अनजाना सा खौफ पैदा हो गया। उसने अचानक महसूस किया कि सामने खड़ा ये रुद्र अब वो पुराना लड़का नहीं रहा। रुद्र की आंखें किसी खूंखार और भूखे आदि जानवर जैसी लग रही थी, जिसे देखकर भैरव की रीढ़ की हड्डी में एक ठंडी सिहरन दौड़ गई। धिक्कार है, मुझे ऐसा डर क्यों लग रहा है? क्या इस छोटे से जानवर ने सच में कोई वर्जित गुप्त विद्या सीखकर राक्षसी खून पी लिया है? भैरव के मन में एक गहरा शक पैदा हो गया। उसने कसम खाई कि परीक्षा खत्म होते ही वह रुद्र को हमेशा के लिए मिटा देगा। ही, खानदान का बड़ा बुजुर्ग होने के नाते मुझे अपने बच्चों की चिंता तो रहती ही है। रुद्र, अच्छे से प्रदर्शन करना। आखिरकार ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी मौका जो है। भैरव ने अपनी जहरीली मुस्कान के पीछे एक खंजर छिपा रखा था। अपनी बात कहते हुए भैरव ने अपना भारी हाथ रुद्र के कंधे पर थपथपाने के लिए बढ़ाया। वह बहाने से रुद्र की असली ताकत को भांपना चाहता था ताकि अपने मन का शक दूर कर सके। लेकिन उसे जो उम्मीद थी, वह नहीं हुआ। उसका हाथ अचानक हवा में ही खाली रह गया। क्या ये कैसे मुमकिन है? भैरव का दिल जोर से धड़का और उसकी आंखें अचरज से फटी की फटी रह गईं। अध्याय 31, तीसरे स्तर का महाराक्षस। भले ही बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर ने अपना हाथ बहुत ही हल्के और कैजुअल तरीके से बढ़ाया था, पर उस एक हरकत में एक बहुत ही गहरी और खौफनाक युद्ध कला छिपी थी। आत्मनिर्माण के शिखर पर बैठे योद्धा भी इस अचूक पकड़ से आसानी से बच नहीं सकते थे। लेकिन रुद्र राठौर का ऊपरी शरीर बिना किसी कोशिश के मानो अनजाने में ही हल्का सा हिला, और वह आसानी से उस पकड़ से बच निकला। इस बात ने सच में भैरव को अंदर तक हिला दिया। भैरव ने माथा सिकोड़ा।
उसके मन का शक दूर होने के बजाय उसकी बेचैनी और बढ़ गई। बड़े बुजुर्ग, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब आपने मुझ पर इतनी खास मेहरबानियां की है और मुझसे इतनी ऊंची उम्मीदें लगाई हैं, तो मैं भी अपना पूरा दम लगाऊंगा। मैं आपको बिल्कुल निराश नहीं करूंगा। रुद्र रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराया, भैरव को देखकर अपनी भौहें नचाईं, और उसके चेहरे का रंग उड़ने का इंतजार किए बिना मुड़कर राठौर परिवार के लड़ाकों की कतार में जा खड़ा हुआ। राठौर परिवार के लड़के उसे देखना तक पसंद नहीं करते थे। जैसे ही वह कतार में आया, सबने नफरत से मुंह सिकोड़ा और अनजाने में ही उससे दूर खिसक गए। पर रुद्र को रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। वो लोग मुझे पसंद नहीं करते और मैं उन पर थूकता तक नहीं। इस तरह रुद्र उस कतार में एकदम अकेला खड़ा था। उसके आसपास काफी खाली जगह बन गई थी, जिससे दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो वह पूरी भीड़ में सबसे अलग और सबसे खास हो। आत्मा खड्ग अकादमी की दूत पधार रही है। अचानक चौक में किसी ने जोर से आवाज लगाई और पूरी भीड़ में एक खलबली मच गई। लोग एक दूसरे को धकेलते हुए हड़बड़ाहट में रास्ता छोड़ने लगे। एक बेहद आलीशान और आंखों को चुंधिया देने वाली सोने की जादुई बग्घी धीरे धीरे शान से आगे बढ़ी। देखने में लग रहा था कि वह बहुत धीमी चल रही है, पर पलक झपकते ही वह वीआईपी कुर्सियों के थिका सामने आकर रुक गई। हवा में एक परछाई कौंधी और अकादमी के सफेद बादलों जैसे रेशमी लिबास व्हाइट क्लाउड ब्रोकेड पहने दो अप्सराओं जैसी महिलाएं अचानक सबके सामने प्रकट हो गईं। कितना अद्भुत नजारा है! ये कोई आम इंसान नहीं हो सकती, ये आत्मा खड्ग अकादमी की महान दूत है। बिल्कुल स्वर्ग की परियों जैसी। पूरे तेजपुर चौक में शोर का एक धमाका हुआ। लोग खुशी से चीखने लगे और कुछ की आंखों से तो खुशी और भावनाओं के मारे आंसू तक छलक आए। वे दोनों महिलाएं बेहद खूबसूरत थीं। जब उन्होंने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया, तो ऐसा लगा मानो बर्फीली सर्दियों के बाद अचानक वसंत में फूल खिल गए हों। ये नजारा सच में मन मोह लेने वाला था। पूरी भीड़ पागलों की तरह झूमने लगी और कुछ लोग तो इतने भावुक हो गए कि फूट फूट कर रोने लगे। बहन लावण्या, पहले आप चलिए। सुहानी ने मीठी मुस्कान के साथ लावण्या को आगे जाने का इशारा किया। अरे सुहानी, इन रस्मों को छोड़ो। तुम भी मेरे साथ ही चलो, इसमें इतना सोचना क्या, हम साथ चलते हैं। लावण्या ने हंसते हुए सिर हिलाया और सुहानी का कोमल हाथ पकड़कर वीआईपी कुर्सियों की ओर बढ़ गई। इन दोनों महिलाओं की जादुई चाल और शाही अदाओं को देखकर वहां मौजूद सभी बड़े खानदानों के योद्धा पूरी तरह से सुध बुध खो बैठे। तेजपुर शहर में भी एक से बढ़कर एक हसीन औरतें थीं, पर इन दोनों के सामने वे सब फीकी थीं, कोई इनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं था। हम दोनों महान दूतों का स्वागत करते हैं। आपने इतनी लंबी यात्रा की है, आप जरूर थक गई होंगी। महोदया, कृपया यहाँ अपना स्थान ग्रहण करें। सभी खानदानों के मुखिया, बड़े बुजुर्ग और योद्धा एक साथ झुके। ये नजारा किसी राजा के दरबार से भी ज्यादा भव्य था। सभी मुखिया और बड़े बुजुर्गों को इंतजार कराने के लिए माफी चाहती हूँ। अब हम इस महापरीक्षा की शुरुआत कर सकते हैं। घमंडी लावण्या को इन फालतू के सम्मान और रस्मों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसलिए सुहानी को ही आगे आकर मुस्कुराते हुए जवाब देना पड़ा। जी, बिल्कुल। सभी मुखियाओं ने राहत की सांस ली और तुरंत परीक्षा शुरू करने का ऐलान कर दिया। लावण्या ने एक ठंडी हंसी हंसी, बोरियत से अपना सिर हिलाया और बेहद हल्के से अपने दाहिने हाथ की उंगलियों से एक चुटकी बजाई। स्नैप! चुटकी की हल्की सी आवाज के साथ लावण्या की दाहिनी उंगली में पहनी अंगूठी से एक सफेद रोशनी उड़ी। वह रोशनी हवा में गोल गोल घूमी और एक भारी धमाके के साथ सीधे अखाड़े के बीचों बीच जा गिरी। ग्ररा! जमीन पर गिरते ही उस सफेद रोशनी ने एक बेहद खौफनाक और कान फाड़ देने वाली दहाड़ मारी। उसके शरीर से मौत की ऐसी खूंखार ऊर्जा फूटी कि पूरा अखाड़ा बुरी तरह कांपने लगा। इस खौफनाक नजारे ने सबके होश उड़ा दिए। जब लोगों की नजरें साफ हुई, तो उन्होंने देखा कि वह सफेद रोशनी एक विशाल और भयानक राक्षस में बदल चुकी थी। ये राक्षस बर्फ की तरह एकदम सफेद था और उसका आकार किसी विशालकाय शेर के बराबर था। उसे देखकर अच्छों की रूह कांप रही थी। जादुई अंगूठी, स्पेस मैजिक वेपन, क्या अद्भुत जादू है! बाप रे, ये कौन सा राक्षस है? ये तो... सभी मुखिया और बड़े बुजुर्ग एक दूसरे का मुंह ताकने लगे, उनके चेहरों का रंग उड़ चुका था। इससे पहले कि वे कुछ पूछ पाते, लावण्या ने तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, इतना कांप क्यों रहे हो? कोई तमाशा मत बनाओ।
यह मेरा श्वेत सिंह बेलन बीस्ट है। यह तुम्हें खाएगा नहीं, समझे? हो। लावण्या की आंखों में गंवारों के लिए साफ नफरत थी। दूत महोदया की गुस्ताखी माफ, पर इस महाराक्षस के यहाँ होने का क्या मतलब है? एक मुखिया ने हकलाते हुए पूछा। पिछले सालों की परीक्षाओं में कभी ऐसा कोई नियम नहीं था। क्या वे इन नौजवान लड़कों को इस राक्षस से लड़ने को कहेंगे? अगर ऐसा है तो ये परीक्षा नहीं, सीधा मौत का कुआं है। इस श्वेत सिंह की भयानक ऊर्जा देखकर खुद मुखिया और बड़े बुजुर्गों की पैंट गीली हो रही थी। जो नौजवान लड़के कतारों में खड़े थे, वे तो इस राक्षस के एक निवाले के बराबर भी नहीं थे। बेवकूफ कहीं के, लावण्या ने ताना मारा और फिर से चुप हो गई। वह इन मूर्खों से बात तक नहीं करना चाहती थी। सुहानी ने एक लंबी आह भरी, अपना सिर हिलाया और खुद ही मोर्चा संभाला। आप लोग घबराए मत, इस राक्षस का नाम श्वेत सिंह है। यह एक तीसरे स्तर का महाराक्षस लेवल 3 मॉन्स्टर है, पर यह बहुत ही समझदार और जादुई है। जब तक कोई इसे छेड़ेगा नहीं, ये किसी पर हमला नहीं करेगा। बाप रे, तीसरे स्तर का महाराक्षस! सभी मुखियाओं की आंखें फटी की फटी रह गईं और उनके चेहरों पर खौफ छा गया। वे इस तीसरे स्तर के राक्षस से सच में बहुत डर रहे थे। ठीक उसी पल कतार में खड़े रुद्र की आंखों में भी एक अजीब सी चमक आई। वह लगातार उस राक्षस को घूर रहा था। अद्भुत! यह तो तीसरे स्तर का राक्षस है। इस राक्षस के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा से रुद्र को भी एक भारी दबाव महसूस हो रहा था। तीसरा स्तर, यानी यह राक्षस इंसानों के चंद्र स्तर, मून रेल्म के किसी महामास्टर के बराबर था। यह सच में बहुत खौफनाक था। उस विशाल श्वेत सिंह की बड़ी बड़ी आंखों में एक जादुई सुनहरी चमक थी। उसके पूरे शरीर से एक ईश्वरीय और डरावनी शक्ति छलक रही थी, और वह बेहद ठंडी नजरों से पूरी भीड़ को देख रहा था। अचानक जब उसकी नजरें रुद्र राठौर पर पड़ी, तो उसकी सुनहरी पुतलियां हल्की सी सिकुड़ी और उनमें एक चमक आ गई। रुद्र का दिल जोर से धड़का। इस खूंखार और तीसरे स्तर के राक्षस के घूरने से उसे बहुत भयानक दबाव महसूस हो रहा था। लेकिन अगले ही पल रुद्र की नसों में सोई हुई वह खौफनाक रक्त शक्ति आदि ड्रैगन अपने आप सक्रिय हो गई, और वह भारी दबाव पलक झपकते ही गायब हो गया। रुद्र थोड़ा चौंका। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक आई, और उसने उस श्वेत सिंह से अपनी नजरें हटा ली। श्वेत सिंह ने अपनी सुनहरी आंखें झपकाईं। उसकी आंखों में एक उलझन भरा भाव आया। उसने हल्का सा सिर हिलाते हुए एक हुंकार भरी और धीरे से अपनी नजरें रुद्र से हटा ली। तीसरे स्तर का राक्षस! महोदया, कहीं आप इस राक्षस से हमारे बच्चों की ताकत तो नहीं आजमाने वाली? सभी मुखियाओं की आवाज कांप रही थी और उनकी आंखों में दहशत थी। इस राक्षस से लड़ने का मतलब सीधा यमराज के घर जाना था। आप लोग बेवजह चिंता कर रहे हैं। इस श्वेत सिंह के पास एक बहुत ही जादुई और खास हुनर है। हम इसका इस्तेमाल इन बच्चों की रक्त शक्ति, ब्लडलाइन एप्टीट्यूड को नापने के लिए करेंगे। सुहानी ने उनके डर को शांत करते हुए कहा। लेकिन उस खूंखार राक्षस को सामने खड़ा देखकर उनके दिलों का खौफ अभी भी कम नहीं हुआ था। जंगली और गंवार लोग बात बात पर कांपने लगते हैं। सुहानी, इन बेवकूफों के मुंह मत लगो, जल्दी परीक्षा शुरू करो। लावण्या ने अपना माथा सिकोड़ा और झुंझलाते हुए कहा। सुहानी ने बेबसी से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लावण्या एक बहुत बड़े और रईस खानदान से थी। उसका मिजाज बहुत गर्म और घमंडी था, और उसे इन छोटे शहरों के तौर तरीके बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसके इसी रुतबे के कारण तेजपुर शहर के लोगों की हवा टाइट हो रही थी। अगर सुहानी का शांत और मिलनसार स्वभाव न होता जो लावण्या के गुस्से को संभाल रहा था, तो शायद ये मुखिया और बड़े बुजुर्ग डर के मारे बेहोश ही हो जाते। सभी मुखियाओं और बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। इस साल की परीक्षा पिछले सालों जैसी ही है, पर इसके तरीके में थोड़ा सा बदलाव किया गया है। इस बार कुल 3 परीक्षण 3 टेस्ट्स होंगे। पहला रक्त शक्ति का स्तर, दूसरा युद्ध प्रतिभा मार्शल आर्ट्स टैलेंट, और तीसरा ताकत का परीक्षण स्ट्रेंथ टेस्ट। हम इन तीनों परीक्षणों के नतीजों के आधार पर ही सबसे बेहतरीन और योग्य युवाओं को चुनेंगे। सुहानी ने अपनी मीठी आवाज में परीक्षा के नए नियमों का ऐलान किया। ये सुनकर सभी मुखिया और बड़े बुजुर्ग हैरान रह गए। पिछले सालों में सिर्फ 2 ही परीक्षण होते थे, पहला रक्त शक्ति और दूसरा ताकत। अगर किसी की रक्त शक्ति ऊंची होती और ताकत थोड़ी भी ठीक होती, तो वह आसानी से अकादमी में चुन लिया जाता था। लेकिन अब ये तीनों परीक्षण एक साथ होने वाले थे। इसका मतलब था कि इस बार योद्धाओं की हर तरह से कड़ी परीक्षा होगी। और जाहिर सी बात है,
इस नए तरीके से खेल में कई अनचाहे और खौफनाक ट्विस्ट आने वाले थे। अध्याय 32, रक्त शक्ति का खौफनाक परीक्षण। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। भले ही परीक्षणों की संख्या बढ़ गई है, पर हमारा मकसद वही है, असाधारण प्रतिभा और काबिलियत वाले महान युद्ध जीनियस को चुनना। ये कहते हुए सुहानी ने अपने हाथ में पहनी हुई पन्ना जड़ी हरी अंगूठी को हल्का सा छुआ। अंगूठी से एक नीली रोशनी उड़ी, हवा में लहराए और अखाड़े में उस श्वेत सिंह के बगल में दो अजीबोगरीब जादुई वस्तुओं में बदल गई। इनमें से एक माया पाषाण फैंटम स्टोन था और दूसरा प्रकंपन ढोल शेकिंग ड्रम। माया पाषाण इंसान की आधी ऊंचाई के बराबर था। उसका आकार किसी प्राचीन धूप घड़ी जैसा था और उसका रंग स्याही की तरह एकदम काला था, जो उस बर्फीले श्वेत सिंह के सामने एक खौफनाक विरोधाभास पैदा कर रहा था। वहीं प्रकंपन ढोल एक विशाल लाल रंग का नगाड़ा था, जिसकी सतह पर तारों जैसी रहस्यमयी रोशनी झिलमिला रही थी। सामने रखी इन खौफनाक और जादुई वस्तुओं को देखकर किसी भी मुखिया या बड़े बुजुर्ग की चू करने की हिम्मत नहीं हुई। दूत सुहानी का फैसला सिर माथे पर। तो फिर बिना देर किए परीक्षण शुरू करते हैं। हर साल की तरह इस बार भी गौड़ परिवार से परीक्षण की शुरुआत हुई। गौड़ परिवार के करीब 1 दर्जन नौजवान लड़के अपने बड़े बुजुर्गों के नेतृत्व में अखाड़े में कतार बनाकर खड़े हो गए और सुहानी के इशारे का इंतजार करने लगे। रक्त शक्ति का परीक्षण बहुत ही आसान है। बस अपनी हथेली इस श्वेत सिंह के माथे पर रखो और अपनी रक्त शक्ति को पूरी ताकत से दौड़ाओ। सुहानी के इशारे पर कतार का पहला लड़का कांपते कदमों से आगे बढ़ा। तीसरे स्तर के इस महाराक्षस के सामने उस नौजवान की हवा टाइट हो चुकी थी। वह किसी डरे हुए बंदर की तरह थर थर कांप रहा था और उसने डरते डरते अपनी हथेली राक्षस के माथे पर रखी। घबराओ मत, डरने से नतीजे खराब हो सकते हैं। अपना पूरा ध्यान लगाओ और अपनी रक्त शक्ति को उसकी चरम सीमा तक निचोड़ दो। कुछ भी छिपाना मत। सुहानी ने मीठी आवाज में हौसला बढ़ाया। उसकी इस प्रेरणा से उस लड़के में थोड़ी हिम्मत आई और उसने अपनी पूरी जान लगाकर ऊर्जा को जगाया। श्वेत सिंह की सुनहरी आंखों में एक जादुई चमक कौंधी और उसके माथे के ठीक ऊपर हवा में एक नीली रोशनी उठी, जो पलक झपकते ही उंगली जितनी मोटी एक हरी बेल ग्रीन वाइन में बदल गई। पहले दर्जे की निचली शक्ति, हरित लता, ग्रीन वाइन। सुहानी ने निराशा से अपना सिर हिलाया। ये नतीजा देखकर लावण्या ने भी मुंह सिकोड़ा और उसकी आंखों में सिर्फ मजाक और तिरस्कार था। पहले दर्जे की यह शक्ति दुनिया की सबसे आम और कमजोर शक्तियों में से एक थी। ये निष्प्राण रक्त वाले कचरे से बस थोड़ी ही बेहतर थी। ऐसी रद्दी काबिलियत वालों का आत्म खड्ग अकादमी में जाना नामुमकिन था। अगला। गौड़ परिवार के बुजुर्ग ने माथा सिकोड़ते हुए एक हताश आह भरी और कतार के दूसरे लड़कों को आगे आने का इशारा किया। लेकिन एक के बाद एक कई लड़कों की रक्त शक्ति बहुत ही मामूली निकली। सबसे ऊंची शक्ति सिर्फ तीसरे दर्जे की एक छोटी चिड़िया की निकली। उनमें से एक भी लड़का अकादमी की परीक्षा के लायक नहीं था। कितना पकाव है। क्या तेजपुर शहर में सिर्फ ऐसा कबाड़ ही भरा है? मुझे तो लगता है यहाँ आना ही समय की बर्बादी थी। लावण्या झल्ला गई और ताने मारने लगी। गौड़ परिवार के बुजुर्ग का चेहरा शर्म से लाल हो गया, पर खानदान का मुखिया अभी भी शांत था। वह जानता था कि उनके खानदान का असली ब्रह्मास्त्र आना अभी बाकी है। अगला। बुजुर्ग के कहते ही रेशमी कपड़ों में सजा एक हट्टा कट्टा नौजवान सीना तानकर अखाड़े में आया। मैं करूंगा। इस नौजवान का चेहरा थोड़ा पीला पर आंखें किसी चील जैसी तेज थी। उसके माथे पर एक खौफनाक गुरूर झलक रहा था। ये गौड़ परिवार का वारिस गौरव गौड़ गांव ही था। गौरव के आते ही भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। देखो, गौरव आ गया। सुना है वह गौड़ परिवार का सबसे बड़ा जीनियस है, पर उसकी शक्ति का स्तर आज तक किसी को नहीं पता। आज आखिरकार यह राज खुलेगा। गौरव ने घमंड से अपनी हथेली उस श्वेत सिंह के माथे पर रखी। पूरी भीड़ की सांसें अटक गई थीं। बूम! गौरव ने अपनी रक्त शक्ति को पूरी रफ्तार से दौड़ाया और एक भारी दहाड़ गूंज उठी। श्वेत सिंह की सुनहरी आंखें चमकीं और उसके माथे के ऊपर 7 चमचमाती चांदी जैसी किरणें उठीं, जो पलक झपकते ही एक खूंखार रजत वृक्ष सिल्वर वुल्फ के आकार में बदल गईं। बूम! पूरे तेजपुर चौक में जैसे कोई बम फट गया। लोग पागलों की तरह चीखने लगे। हे भगवान! 7वें दर्जे की निचली रजत वृक्ष रक्त शक्ति। गौरव तो सच में एक महाजीनियस है। इस वक्त गौड़ परिवार के मुखिया की छाती गर्व से 56 इंच की हो गई थी। इस शक्ति के साथ अकादमी में चुना जाना एकदम पक्का था।
बाकी मुखियाओं ने भी दांत पीसते हुए उसे बधाई दी। ओह, 7वें दर्जे की रक्त शक्ति। यहाँ आना पूरी तरह से समय की बर्बादी भी नहीं रहा। लावण्या की आंखों में अचरज की एक चमक आ गई। 7वें दर्जे की निचली रजत वृक्क शक्ति। बहुत खूब गौरव, तुम पहले परीक्षण में पास हो गए। सुहानी ने मुस्कुराते हुए गौरव की ओर सिर हिलाया। महान दूत का धन्यवाद। गौरव ने सम्मान से सिर झुकाया और पास हुए उम्मीदवारों के लिए बने विजेता क्षेत्र में जाकर शान से खड़ा हो गया। गौरव भाई तो सच में एक जीनियस है। उस कचरे रुद्र से तो लाख गुना बेहतर। बिल्कुल, गौरव भाई के पास न सिर्फ शानदार ताकत है, बल्कि वे अपनी ताकत का दिखावा भी नहीं करते। उस रुद्र की तरह नहीं, जो एक निष्प्राण रक्त होकर भी यहाँ मुंह उठाकर बेशर्मों की तरह आ गया। गौर परिवार की कतार में खड़े गौरीशंकर और गौतम खुशी से उछल रहे थे और मौके का फायदा उठाकर रुद्र को नीचा दिखाने लगे। उनकी यह चापलूसी सुनकर गौरव ने माथा सिकोड़ा और उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। गौरीशंकर, गौतम, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी तुलना उस कचरे से करना मेरी सबसे बड़ी बेइज्जती है। अरे नहीं नहीं, गौरव भाई, हमें गलत मत समझिए। वो नाली का कीड़ा आपके पैरों की धूल के बराबर भी कहाँ है। गौरीशंकर और गौतम ने हड़बड़ाते हुए माफी मांगी। एक समय था जब रुद्र इस शहर के सभी युवाओं के लिए एक मिसाल था, पर आज वह मजाक बन चुका था। सच में, किस्मत का पहिया कब घूम जाए कोई नहीं जानता। इन लड़कों की बातें सुनकर सुहानी ने हल्की सी भौहें सिकुड़ी और उसकी आंखों में एक अनजाना सा भाव कौंध गया। जल्द ही गौर परिवार के बाकी सभी नौजवानों का परीक्षण पूरा हो गया। गौरव और गौतम को छोड़कर बाकी सभी चौथे दर्जे से नीचे के निकले। गौतम की शक्ति छठे दर्जे की निचली वज्रज्वाला गंज्ञान निकली, जिससे वह बमुश्किल इस परीक्षण में पास हो सका। रुद्र राठौर, अब तेरे और मेरे बीच का आखिरी हिसाब चुकता होने का वक्त आ गया है। विजेता क्षेत्र में खड़ा गौतम अखाड़े के नीचे खड़े रुद्र को एक खूंखार और जहरीली मुस्कान के साथ घूर रहा था। इसके बाद सिंह खानदान लिन फैमिली की बारी आई। कुल 20 नौजवानों ने परीक्षण दिया और अंत में उनमें से 3 ने रक्त शक्ति का यह परीक्षण पास कर लिया। सिंह खानदान का वारिस सूर्य प्रताप सिंह लिन जोंग 7वें दर्जे की मध्यम प्रचंड पवन गले शक्ति का मालिक निकला। उसने गौरव गौड़ को भी पछाड़ दिया था। बाकी 2 लड़के छठे दर्जे की शक्ति वाले निकले। सिंह खानदान ने गिनती और ताकत दोनों में गौड़ खानदान को धूल चटा दी थी। तेजपुर शहर के ये रईस योद्धा पिछले कई सालों से रुद्र राठौर की महानता की परछाई में दबकर जी रहे थे। अब जब उनका वक्त आया था, तो वे अपनी सारी भड़ास रुद्र पर निकालना चाहते थे और पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखाना चाहते थे। हालात ये हो गए थे कि जो भी लड़का पास हो रहा था, वह घमंड और नफरत भरी नजरों से सीधा रुद्र को ही घूर रहा था। देवव्रत सिंह लिनफेई की शक्ति छठे दर्जे की मध्यम अग्निज्वाला फ्लेम निकली। उसने रुद्र को घूरते हुए ठंडी आवाज में धमकी दी। रुद्र, परीक्षा खत्म होने के बाद मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगना। अगर तूने ऐसा किया, तो मैं अपनी पिछली बेइज्जती को भूल जाऊंगा। वरना, मैं तेरी वो हालत करूंगा कि तू पहचानने में भी नहीं आएगा। रुद्र ने हताश होकर अपना सिर हिलाया और एक ठंडी हंसी हंसा। देवव्रत, मुझे समझ नहीं आता कि तुझमें इतना घमंड कहां से आता है। क्या तुझे सच में लगता है कि तेरी वह 2 कौड़ी की छठे दर्जे की शक्ति कोई बहुत बड़ी तोप है? बदतमीज कचरे, ये छठे दर्जे की अग्निज्वाला शक्ति है। देवव्रत सिंह की आंखों में खूनी ज्वाला भड़क उठी। तो क्या उखाड़ लिया? तू मेरे सामने टिकने लायक भी नहीं है। रुद्र ने एक कुटिल मुस्कान के साथ उसे उसी की भाषा में जवाब दे डाला। अध्याय 33 परम शिष्या का गुरूर। देवव्रत सिंह लिनफेई अभी आत्मा निर्माण के तीसरे चरण पर ही रेंग रहा था और रुद्र के लिए उसकी औकात जूतों की धूल के बराबर भी नहीं थी। रुद्र ने उसकी इस गीदड़ भभकी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। घमंडी कचरे, तू यही रुक, परीक्षा के बाद मैं तेरी हड्डियां न तोड़ दूं तो मेरा नाम भी देवव्रत नहीं। देवव्रत का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसकी आंखों में खूनी इरादे तैरने लगे। एक निष्प्राण रक्त वाले कचरे से सरेआम इस तरह की बेइज्जती सहना उसके लिए घोर अपमान था। उसका गुस्सा ज्वालामुखी की तरह भड़क रहा था। बिल्कुल, मैं कहीं नहीं जा रहा। पर देखते हैं कि आखिरकार कौन किसकी हड्डियां तोड़ता है। रुद्र ने एक ठंडी हंसी हंसी। उसे इस बौराए हुए देवव्रत की रत्ती भर भी परवाह नहीं थी। इसके बाद वर्मा खानदान ये फैमिली की बारी आई। वर्मा खानदान की ताकत और रुतबा राठौर परिवार जितना बड़ा नहीं था।
उनके पास परीक्षा के लायक सिर्फ 10 ही नौजवान थे। उनका परीक्षण बहुत जल्दी खत्म हो गया। उनमें से सिर्फ यश वर्मा ये हाउ ही पास हो सका, जिसकी शक्ति छठे दर्जे की निचली रजत भाला सिल्वर स्पीयर निकली। मजे की बात तो ये थी कि वर्मा खानदान का मुख्य वारिस यानी अनन्या वर्मा का सगा बड़ा भाई सिर्फ चौथे दर्जे की शक्ति ही निकाल पाया और परीक्षा में बुरी तरह फेल हो गया। इस शर्मनाक नतीजे से वर्मा खानदान के मुखिया का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन जब उन्हें अपनी बेटी अनन्या वर्मा की याद आई तो उनका चेहरा फिर से खिल उठा। अनन्या की 7वें दर्जे की उच्च हिममणि कोल्ड क्रिस्टल शक्ति पूरे तेजपुर शहर में इकलौती थी और उसे तो अकादमी ने पहले ही चुन लिया था। ऐसी बेटी का बाप होना ही उनके लिए जिंदगी भर का घमंड था। ये कमीना कचरा यहाँ भी हमारी नाक कटाने आ गया। इतनी बेइज्जती के बाद भी यह यहाँ मुंह उठाकर आ गया, ये तो निहायती ढीठ और बेशरम है। पता नहीं हमारे खानदान ने कभी इस नाली के कीड़े के साथ हमारी अनन्या की सगाई कैसे तय कर दी थी। शुक्र है हमारी अनन्या अक्लमंद थी, वरना इस कचरे के साथ तो उसकी पूरी जिंदगी ही नर्क बन जाती। वर्मा खानदान वाले उस सगाई के कलंक को पूरी तरह से मिटाना चाहते थे, इसलिए वे रुद्र पर सबसे तीखे और जहरीले तीर छोड़ रहे थे। रुद्र इन गालियों पर सिर्फ एक ठंडी मुस्कान दे रहा था। लोग उसे जितना नीचा दिखाते, उसके सीने में लड़ने की आग उतनी ही भयानक रूप से भड़क उठती थी। वह अपनी बातों से नहीं, बल्कि आज अपने खौफनाक प्रदर्शन से इन सब घमंडियों के मुंह पर ऐसा ताला लगाएगा कि इनकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। आखिरकार राठौर परिवार जिंग फैमिली की बारी आई। राठौर परिवार के 20 से ज्यादा नौजवान अखाड़े की ओर बढ़ने लगे। छोटे मुखिया, कृपया आप आगे चलिए। आदित्य राठौर ने चापलूसी भरी मुस्कान के साथ रेशमी कपड़ों में सजे एक बेहद शानदार नौजवान को आगे जाने का रास्ता दिया। इस नौजवान के चेहरे पर एक सख्त और शाही गुरूर था। ये और कोई नहीं, बल्कि हाल ही में बाहर से लौटा राठौर परिवार का छोटा मुखिया विक्रम राठौर जिंगलोंग था। देखो, वो विक्रम राठौर है। वाह, वो सच में कितना शांत और शालीन है। असली जीनियस ऐसे ही होते हैं, जो दिखावा नहीं करते। एक वो कचरा रुद्र है, जो दिन रात खुद को जीनियस कहता था और अब खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। भीड़ में एक खलबली मच गई। सब लोग राठौर परिवार के इस छोटे मुखिया को मुग्ध होकर देख रहे थे। सच कहा जाए तो विक्रम के व्यक्तित्व में एक अजीब सा भौकाल था। उसने धीरे से सिर हिलाया और पूरे रुतबे के साथ अखाड़े की सीढ़ियां चढ़ने लगा। जल्दी चलो, उस कचरे के साथ मत खड़े रहना। हाँ भाई, दूर ही रहो, कहीं उसकी पनौती हमें न लग जाए। राठौर परिवार के बाकी लड़के रुद्र से ऐसे दूर भाग रहे थे जैसे वह कोई छूत की बीमारी हो। वे सब तेज कदमों से आगे बढ़ गए और रुद्र को पीछे अकेला छोड़ दिया। रुद्र को इस बात का रत्ती भर भी बुरा नहीं लगा। वह एक ठंडी हंसी के साथ बेहद इत्मीनान से अखाड़े की ओर बढ़ा। हम दोनों महान दूतों को प्रणाम करते हैं। रुद्र का इंतजार किए बिना राठौर परिवार के लड़कों ने कतार में खड़े होकर सुहानी और लावण्या को एक साथ झुककर प्रणाम किया। सुहानी की नजरें भीड़ पर सरसरी तौर पर घूमी, पर रुद्र पर आकर वे कुछ पलों के लिए रुक गईं। उसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। रुद्र ने तुरंत इसे भांप लिया और जब उसने सिर उठाया तो उसने देखा कि सुहानी के होठों पर एक बहुत ही हल्की सी मुस्कान है। कुछ दिन पहले ही दरबार में सुहानी ने रुद्र को मौत के मुंह से बचाया था, इसलिए रुद्र के दिल में इस दूत के लिए एक गहरा सम्मान था। छोटा रुद्र राठौर महान दूत सुहानी को प्रणाम करता है। रुद्र ने बेहद गंभीरता और सीधे खड़े होकर सम्मान दिया। सुहानी ने भी जवाब में धीरे से सिर हिलाया। लेकिन जैसे ही रुद्र ने सिर उठाया, उसे अपने ही खानदान के लड़कों की नफरत भरी नजरें चुभने लगी। रुद्र, तू एक कचरा है, महान दूत के सामने चापलूसी करने का कोई फायदा नहीं। हो, महान दूत की नजरें बाज जैसी तेज हैं, तू चाहे यहाँ घुटनों के बल गिरकर नाक भी रगड़ ले, तब भी तेरा कुछ नहीं होने वाला। राठौर परिवार के लड़कों की ये घटिया बातें सुनकर सुहानी के माथे पर बल पड़ गए और उसकी आंखों में नापसंदगी साफ झलकने लगी। महान दूत, कृपया इस लड़के की वजह से अपना मूड खराब न करें। यह एक निष्प्राण रक्त वाला कचरा है और हमारे खानदान में भी इसे कोई पसंद नहीं करता। टीम का नेतृत्व कर रहे राठौर परिवार के एक बुजुर्ग ने चापलूसी करते हुए सुहानी से कहा। सुहानी ने उसे एक बेहद बर्फीली नजर से घूरा और सख्ती से कहा, ये लड़का कचरा है या जीनियस, ये परीक्षण के बाद पता चल जाएगा। अभी बकवास बंद कीजिए और परीक्षण शुरू कीजिए। बुजुर्ग की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उसने खिसियाते हुए कुछ नकली हंसी हंसी और लड़कों को परीक्षण के लिए आगे बढ़ाया।
मैं शुरुआत करूंगा। आदित्य राठौर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ा। उसने अपनी हथेली उस खूंखार श्वेत सिंह के माथे पर रखी और अपनी रक्त शक्ति को पूरी रफ्तार से दौड़ा दिया। बूम! श्वेत सिंह की सुनहरी आंखें चमकीं, और उसके माथे के ऊपर 7 खून जैसी लाल किरणें उठी, जो पलक झपकते ही एक कई फीट लंबे खूंखार सांप में बदल गईं। 7वें दर्जे की निचली सर्प शक्ति, स्पिरिट स्नेक। आदित्य राठौर की प्रतिभा सच में अद्भुत है। राठौर परिवार के पहले ही लड़के ने 7वें दर्जे का धमाका कर दिया। कमाल है। पूरे चौक में तालियां बजने लगी, और लोग जलन और अचरज से आदित्य को देखने लगे। पास हुए। सुहानी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। महान दूत का धन्यवाद। आदित्य ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। पर उसकी नजरें सुहानी के हसीन चेहरे पर कुछ ज्यादा ही देर तक टिकी रह गईं, जिसे देखकर सुहानी ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उसकी आंखों में घृणा की एक लहर दौड़ गई। रुद्र, मैं पास हो गया। अब बता, तेरी क्या औकात है जो तू मुझसे लड़ेगा? आदित्य ने विजेता क्षेत्र में जाते हुए भी रुद्र पर ताना मारना नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हारी महान रक्त शक्ति पहले भी देखी है। अपना ये झूठा गुरूर अपनी जेब में ही रखो। रुद्र ने हताश होकर सिर हिलाया और तिरस्कार से मुंह फेर लिया। कुछ दिन पहले ही यह आदित्य रुद्र के एक मुक्के में हवा में उड़ गया था, और अब तो रुद्र की ताकत और भी बढ़ चुकी थी। ऐसे कीड़े के मुंह लगना रुद्र को अपनी तौहीन लग रहा था। तू, हो, मैं तुझसे बाद में निपटूंगा। आदित्य का चेहरा काला पड़ गया और उसे अपना गुस्सा जबरदस्ती निगलना पड़ा। महान दूतों के सामने वह कोई हंगामा करने की जुर्रत नहीं कर सकता था। अब मेरी बारी है। प्रिया शर्मा इठलाती हुई आगे आए और उसने अपने कोमल हाथ उस श्वेत सिंह के माथे पर रख दिए। जैसे ही उसने अपनी ऊर्जा जगाई, श्वेत सिंह के माथे पर 7 पीली किरणें उठी, जो पलक झपकते ही एक चमचमाते पीत गरुड़ येलो ईगल में बदल गई। 7वें दर्जे की पीत गरुड़ येलो ईगल शक्ति। हे भगवान! राठौर परिवार के योद्धा इतने शक्तिशाली कैसे हो सकते हैं? लगता है आने वाले समय में तेजपुर शहर पर सिर्फ राठौर परिवार का ही राज होगा। पूरे चौक में एक और खलबली मच गई। एक ही खानदान से लगातार 2 7वें दर्जे की शक्तियां निकलना सच में बहुत बड़ा अचरज था। इस बार लावण्या अपनी कुर्सी पर शांत नहीं बैठ सकी। उसने सोचा था कि तेजपुर जैसे देहाती शहर में कोई 7वें दर्जे का जीनियस पैदा ही नहीं हो सकता, पर एक के बाद एक ऐसी प्रतिभाओं को देखकर वह भी हैरान थी। सुहानी कुछ बोलती, उससे पहले ही लावण्या बोल पड़ी। प्रिया शर्मा, तुम पास हो गई। क्या तुम मेरी परम शिष्या, डायरेक्ट डिसाइपल बनना पसंद करोगी? लावण्या ने सुहानी को चिढ़ाते हुए अपनी भौहें नचाईं। प्रिया शर्मा को लगा कि शायद उसके कान बज रहे हैं। वह खुशी के मारे बुद्ध बन गई। लावण्या ने सुहानी की ओर देखकर हंसते हुए कहा, सुहानी, तुम्हें तो पता ही है कि मेरी शाखा में लड़कियों की बहुत कमी है, और ऐसी होनहार लड़की तो किस्मत से ही मिलती है। तुम इसे मुझसे नहीं छीनोगी ना? ही, अगर बहन लावण्या ने मन बना ही लिया है तो मैं आपकी बात कैसे टाल सकती हूँ? सुहानी ने शांति से मुस्कुराते हुए सिर हिला दिया। भले ही सुहानी को प्रिया की प्रतिभा अच्छी लगी थी, पर उसे शिष्य बनाने में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। जब लावण्या उसे लेना ही चाहती थी, तो सुहानी ने खुशी खुशी उसे सौंप दिया। प्रिया शर्मा होश में आए। वह खुशी से पागल हो रही थी। उसने तुरंत घुटनों के बल गिरकर लावण्या को प्रणाम किया। शिष्या प्रिया शर्मा अपनी गुरु माता को प्रणाम करती है। ठीक है, उठ जाओ। जब हम अकादमी पहुंचेंगे, तब औपचारिक दीक्षा होगी और मैं तुम्हें एक खास तोहफा दूंगी। लावण्या ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया। प्रिया ने खुशी से झूमते हुए धन्यवाद कहा और एक विजेता वाली मुस्कान के साथ विजेता क्षेत्र में आदित्य के बगल में जाकर खड़ी हो गई। रुद्र, क्या तूने देखा? मैं अब महान दूत लावण्या की खास शिष्या बन चुकी हूँ। अगर तूने अभी मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी नहीं मांगी, तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। प्रिया की खुशी अचानक एक खौफनाक गुरूर में बदल गई और उसने रुद्र को ठंडी और मौत भरी नजरों से घूरा। दूत की शिष्या बन या कुछ भी, अगर तू मुझे हरा ही नहीं सकती, तो इस खोखले रुतबे का क्या फायदा? रुद्र ने एक ठंडी हंसी हंसी और बेखौफ होकर अपना सिर हिलाया। प्रिया की ताकत तो आदित्य से भी कम थी, रुद्र के सामने वह किसी मच्छर से ज्यादा कुछ नहीं थी। अध्याय 34, लावण्या का खौफनाक गुरूर। तुम्हारी इतनी हिम्मत! अगर तुम मेरी इज्जत नहीं करते तो कोई बात नहीं, पर तुमने सरेआम मेरी गुरु माता लावण्या का अपमान करने की जुर्रत की है। लगता है तुम्हें अपनी जिंदगी से कुछ ज्यादा ही नफरत हो गई है।
प्रिया शर्मा का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा और उसकी आंखों में एक खूनी इरादा कौंध गया। प्रिया की ये भड़काने वाली बातें सुनकर लावण्या का चेहरा भी सख्त हो गया और उसकी नजरों में बर्फ जैसी खौफनाक ठंडक छा गई। बदतमीज, क्या तू वही राठौर खानदान का निष्प्राण रक्त वाला कचरा है? तेरी इतनी हिम्मत कि तू एक महान दूत का सरेआम अपमान करे। लावण्या ने एक बर्फीली हुकार भरी। रुद्र, अभी के अभी घुटनों के बल गिरकर मेरी गुरु माता से माफी मांग, वरना आज तुझे भगवान भी नहीं बचा पाएगा। प्रिया शर्मा ने आग में घी डालते हुए पूरी ताकत से चीख कर कहा। प्रिया की उस चीख से पूरे तेजपुर चौक में शमशान जैसा सन्नाटा छा गया। भीड़ में खड़ी हजारों की जनता एकदम खामोश हो गई, किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। सब डर रहे थे कि कहीं लावण्या के गुस्से की आंच उन तक न पहुंच जाए। लावण्या का चेहरा किसी हत्यारे जैसा हो चुका था और उसकी आंखों से मौत की किरणें निकल रही थीं। एक छोटे से देहाती शहर का मामूली निष्प्राण रक्त वाला कीड़ा, उसकी इतनी जुर्रत कि वह लावण्या का अपमान करे। भले ही सुहानी इस लड़के में दिलचस्पी ले रही हो, लेकिन अगर इस लड़के ने लावण्या को गुस्सा दिलाया है तो आज इसकी मौत पक्की थी। अबे ओ कचरे, तू अभी तक घुटनों के बल क्यों नहीं गिरा? प्रिया ने एक और तीखी चीख मारी जो पूरे अखाड़े में गूंज उठी। ये नजारा देखकर बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर मन ही मन खुशी से नाच रहा था। जाकर साक्षात यमराज अकादमी की दूत से पंगा ले लिया। अब देखता हूं कि तुझे कौन बचाता है। भैरव के होठों पर एक जहरीली और कुटिल मुस्कान तैर गई। रुद्र ने वैसे ही तेजपुर शहर के लगभग सभी बड़े खानदानों से दुश्मनी मोल ले रखी थी। कोई भी खानदान उसे जिंदा नहीं देखना चाहता था, और अब उसने सरेआम लावण्या जैसी महाशक्ति का अपमान कर दिया था। ऐसे बेवकूफ इंसान का जिंदा बचना नामुमकिन था। हरामजादे, क्या तू मेरे सामने घुटने नहीं टेकेगा? लावण्या का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने अपनी आंखों से रुद्र को घूरा और उसके शरीर से एक बेहद खौफनाक और अदृश्य दबाव कोर्शन एक भारी पहाड़ की तरह रुद्र पर टूट पड़ा। सच कहा जाए तो शुरुआत में लावण्या को रुद्र की बातों से कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, पर प्रिया के लगातार भड़काने से उसके घमंड को ठेस लगी थी। लावण्या का स्वभाव वैसे ही बहुत घमंडी और गर्म था, उसका गुस्सा उसके शरीर से भी ज्यादा तीखा था। वह एक कचरे से ऐसी बेइज्जती कैसे सह सकती थी? तेजपुर शहर के हजारों योद्धाओं के सामने यह उसके रुतबे के लिए एक खुली चुनौती थी। वह भयानक और जादुई दबाव रुद्र के शरीर पर ऐसे गिरा मानो कोई विशाला पहाड़ उसके कंधों पर रख दिया गया हो। रुद्र की नसें तन गईं और उसे सांस लेने में भी भयानक घुटन होने लगी। रुद्र का चेहरा थोड़ा सा बदला, पर वह अपनी जगह से 1 इंच भी पीछे नहीं हटा। उसने अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी की और लावण्या के उस खौफनाक दबाव का डटकर सामना किया। उसने अपने शरीर पर पड़ रहे उस भारी दबाव को अपने पैरों के जरिए जमीन की ओर धकेलना शुरू कर दिया। कड़क कड़क हड्डियों और पत्थरों के चटकने की डरावनी आवाजें आने लगी। अखाड़े के फर्श पर लगे वो बेहद मजबूत पत्थर लावण्या के उस खौफनाक दबाव को नहीं झेल पाए और रुद्र के पैरों के नीचे मकड़ी के जाले जैसी दरारें पड़ने लगी। हो, लावण्या ने अपनी भौहें सिकुड़ी और उसकी आंखों में अचरज की एक चमक आ गई। भले ही उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था, पर उसके स्तर की ताकत इतनी खौफनाक थी कि अगर वह सिर्फ अपनी नजरों से भी दबाव डाले तो आत्मनिर्माण स्पिरिट बिल्डिंग के मास्टर भी उसके सामने घुटने टेक दें और खून की उल्टियां करने लगे। लेकिन रुद्र, वह न तो उसके दबाव से बेहोश हुआ और न ही उसने घुटने टेके। हालांकि वह थोड़ा संघर्ष कर रहा था, पर उसने अपने शरीर को पूरी ताकत से सीधा खड़ा रखा था। उसके चेहरे पर हार न मानने वाला एक फौलादी गुरूर था। इस पल भर के अचरज के बाद लावण्या के चेहरे पर और भी ज्यादा तिरस्कार छा गया। हो, क्या तुझे लगता है कि तू बहुत बड़ा 30 मार खा है? कुएं के मेढक, अब मैं तुझे तेरी असली औकात दिखाती हूँ। लावण्या ने एक ठंडी और क्रूर हंसी हंसी और रुद्र पर पड़ने वाले उस अदृश्य दबाव को अचानक दोगुना कर दिया। बूम! एक भारी गड़गड़ाहट के साथ वह प्रलयनकारी दबाव रुद्र पर आ गिरा। रुद्र का शरीर बुरी तरह कांपने लगा, अब उसके लिए सीधा खड़ा रहना भी लगभग नामुमकिन हो रहा था। रुद्र ने एक खौफनाक दहाड़ मारी। उसने अपनी पूरी रक्त शक्ति को अपनी नसों में दौड़ा दिया और अपने शरीर पर पड़ रहे उस पहाड़ जैसे दबाव को जबरदस्ती जमीन के अंदर उतारने लगा। कड़क क्रैश! पत्थरों के टूटने की एक और कान फाड़ देने वाली आवाज आई। रुद्र के पैरों को केंद्र मानकर पूरे अखाड़े के फर्श पर गहरी दरारें पड़ गईं, जो चारों तरफ 1-1 फुट तक फैल गईं।
एक भारी धड़ाम की आवाज के साथ रुद्र के दोनों पैर उन मजबूत पत्थरों को चीरते हुए कई इंच जमीन के अंदर धंस गए। ऐसा लग रहा था मानो किसी ने उसे हथौड़े से ठोककर जमीन में गाड़ दिया हो। क्या अब भी तू हार नहीं मानेगा? बहुत अच्छे, तो फिर आज मैं तेरी ये हिकड़ी हमेशा के लिए निकाल देती हूँ। दांत पीसते हुए रुद्र को देखकर लावण्या की आंखें मौत की तरह ठंडी हो गईं। उसने अपने दबाव को एक बार फिर से दोगुना कर दिया। बूम, क्रैश। इस बार वह खौफनाक दबाव रुद्र की बर्दाश्त से बाहर हो गया। उसका चेहरा खून की तरह लाल हो गया, माथे से ठंडे पसीने की धार बहने लगी, पर वह अभी भी अपने दांत भींचे हुए उस दबाव से लड़ रहा था। लेकिन वहां मौजूद हर कोई जानता था कि रुद्र अब ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएगा। कुछ ही पलों में उसकी हड्डियां टूट जाएंगी, वह जमीन पर रेंगने लगेगा, या शायद उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाएंगे। लावण्या एक महाशक्ति थी, उसके गुस्से को झेलना किसी इंसान के बस की बात नहीं थी। बस बहुत हुआ। अचानक एक बेहद कोयल जैसी मीठी पर सख्त आवाज पूरे चौक में गूंज उठी। इस आवाज में एक अजीब सी ठंडक और अधिकार था। यह आवाज हवा के किसी हल्के झोंके की तरह आई, और जो रुद्र अभी घुटनों के बल गिरने ही वाला था, उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर का सारा बोझ हल्का हो गया है। उसे जकड़ने वाला वह खौफनाक दबाव पलक झपकते ही गायब हो गया। अद्भुत! रुद्र अंदर ही अंदर चौंका और उसने झटके से उस आवाज की तरफ देखा। यह आवाज किसी और की नहीं, बल्कि सुहानी सू वैन की थी। बहुत हो गया, बहन लावण्या। हम यहाँ आत्म खड्ग अकादमी के लिए होनहार शिष्य चुनने आए हैं, अपनी ताकत का फूहड़ दिखावा करने नहीं। सुहानी की नजरें रुद्र पर से होती हुई लावण्या पर जाकर टिक गईं, और उसने बेहद शांत पर सख्त लहजे में कहा। भले ही लोग रुद्र को निष्प्राण रक्त वाला कचरा कहते थे, पर सुहानी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी थी कि अगर वह सच में एक कचरा होता, तो लावण्या के उस खौफनाक दबाव के सामने वह कब का खून की उल्टी करके मर चुका होता। साफ था कि यह नौजवान उतना कमजोर नहीं है जितना लोग इसे समझते हैं। वरना उस इंसान ने मुझे खास तौर पर इस लड़के पर नजर रखने को क्यों कहा होता? सुहानी ने मन ही मन सोचा। लावण्या का मुंह बन गया और उसने माथा सिकोड़ते हुए कहा, सुहानी, इस दो कौड़ी के लड़के ने मेरी शिष्या का सरेआम अपमान किया है और मेरे सामने भी हिकड़ी दिखा रहा है। क्या इसे इसके इस घमंड की सजा नहीं मिलनी चाहिए? ये देखकर भैरव राठौर की आंखें चमकी। उसे लगा कि बहती गंगा में हाथ धोने का इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। वह हड़बड़ाते हुए बीच में कूद पड़ा। महान दूत लावण्या बिल्कुल सही फरमा रही है। रुद्र ने हमेशा अपने खानदान के लोगों का भी अपमान किया है और उसमें रत्ती भर भी तमीज नहीं है। वह इसी लायक है कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले। बल्कि मैं तो कहता हूं कि उसकी रही सही शक्तियां छीनकर उसे अपाहिज कर देना चाहिए। यह सुनते ही सुहानी का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया और उसकी आंखें अचानक बर्फीली हो गईं। मैं अपनी बहन लावण्या से बात कर रही हूँ। जब दो महान दूत आपस में बात कर रही हों, तो फालतू लोगों मिसलेनियस पर्सन्स को बीच में भौंकने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुनते ही भैरव राठौर का शरीर मानो पत्थर का हो गया, और उसके होठों की हंसी वहीं जम गई। पूरे तेजपुर शहर में उसका एक बड़ा रुतबा था, और सुहानी ने उसे सरेआम हजारों लोगों के सामने फालतू कुत्ता कह दिया था। यह उसके मुंह पर एक बहुत ही करारा और बेइज्जती भरा तमाचा था। लेकिन सुहानी के रुतबे के आगे उसकी एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं हुई। खासकर जब उसने सुहानी की उन गहरी और मौत जैसी ठंडी नजरों को देखा, तो उसकी रूह कांप गई और उसका खून सूख गया। भैरव ने चुपचाप अपना मुंह बंद कर लिया, पर उसके दिल की गहराइयों में रुद्र के लिए नफरत का जहर और भी खौफनाक हो गया। बहन लावण्या, क्या आपको नहीं लगता कि एक छोटे से नासमझ बच्चे के मुंह लगना आपके महान रुतबे को शोभा नहीं देता? सुहानी ने बेहद मीठी और शालीन मुस्कान के साथ लावण्या को देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक हल्की सी शरारत थी। लावण्या ने माथा सिकोड़ा, वह अभी भी गुस्से में लग रही थी। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की वह खौफनाक ठंडक पिघल गई और उसके होठों पर एक खूबसूरत मुस्कान आ गई। ओह, तुम बिल्कुल सही कह रही हो सुहानी। इस तरह के कचरे के मुंह लगना तो मेरी ही तौहीन है। मैं तो बस इसका इम्तिहान ले रही थी कि इसमें सच में कोई हिम्मत है या बस खोखली बातें करता है। चलो, लड़के में थोड़ा बहुत दम तो है, पर एक निष्प्राण रक्त होने के कारण इसका भविष्य तो वैसे ही बर्बाद है। सिर्फ तुम्हारी खातिर सुहानी, मैं इस कीड़े की जान बख्श रही हूँ। लावण्या मुस्कुराए और उसने सुहानी को आंख मारी।
उसकी इस दिलकश अदा को देखकर ऐसा लगा मानो वसंत की हवाओं में कोई जादुई फूल खिल गया हो। अखाड़े में खड़े सभी योद्धाओं के दिल उसकी इस खूबसूरती पर एक बार फिर मचल उठे। लेकिन लावण्या के इस जादुई और हसीन चेहरे को देखकर रुद्र बिल्कुल भी नहीं पिघला। उसका चेहरा बेहद गंभीर था और उसने अपनी चौकसी जरा भी कम नहीं की। भले ही लावण्या ने इसे सिर्फ एक इम्तिहान कहकर टाल दिया हो, पर रुद्र जानता था कि वह सच में उसकी जान लेना चाहती थी। अगर उसका शरीर फौलादी ना होता, तो आज उसके शरीर के परखच्चे उड़ चुके होते। कोई चारा नहीं था, ताकतवर और कमजोर के बीच यही तो फर्क होता है। इस बेरहम दुनिया में जहां सिर्फ ताकत की पूजा होती है, वहां ताकत ही सब कुछ है। ताकतवर इंसान चाहे तो बादलों से बारिश करवा सकता है, और कमजोर इंसान सिर्फ जमीन पर रेंगते हुए अपनी किस्मत को रो सकता है। रुद्र ने एक बहुत ही गहरी सांस ली। उसके सीने में खून का एक खौफनाक उबाल उठ रहा था। ताकत पाने की उसकी भूख अब एक खूंखार जानवर का रूप ले चुकी थी। मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, महान दूत सुहानी। रुद्र ने जमीन में धंसे हुए अपने पैरों को झटके से बाहर निकाला, सीधा खड़ा हुआ और पूरी इज्जत के साथ सुहानी के सामने सिर झुकाकर सम्मान दिया। अध्याय 35, रुद्र का धमाका और खौफदा महाराक्षस। तुम्हें इतने सम्मान और औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है। बस एक बात हमेशा याद रखना, ये दुनिया सिर्फ ताकतवरों की पूजा करती है। अगर तुम्हारे पास ताकत नहीं है, तो तुम्हें खामोश रहना और सहना आना चाहिए, वरना इसके अंजाम बहुत खौफनाक हो सकते हैं। सुहानी ने रुद्र को एक बेहद गंभीर और सच्ची नसीहत दी। हो, तुम एक निष्प्राण रक्त वाले कचरे को इतना भाव क्यों दे रही हो? लावण्या ने रुद्र को एक बर्फीली और नफरत भरी नजर से घूरा, उसके होठों पर तिरस्कार की एक कुटिल मुस्कान थी। सुहानी ने एक हल्की सी आह भरी, अपनी नजरें हटाईं और दोबारा परीक्षण का संचालन करने लगी। छोटे मुखिया विक्रम, अब आपकी बारी है। राठौर परिवार के बुजुर्गों की आंखों में एक चमक आ गई और उन्होंने पूरी उम्मीद के साथ विक्रम राठौर को देखा। छोटे मुखिया विक्रम इस वक्त राठौर खानदान की युवा पीढ़ी के सबसे ताकतवर योद्धा थे। एक वक्त था जब विक्रम भी रुद्र की जीनियस वाली आभा के नीचे दबा हुआ था, पर रुद्र के पतन के बाद विक्रम राठौर परिवार का नंबर 1 होनहार बन गया था। विक्रम ने बेहद शांत और शाही अंदाज में सिर हिलाया। वह सधे हुए कदमों से उस खूंखार श्वेत सिंह बेलन बीस्ट की ओर बढ़ा और अपनी दाहिनी हथेली हल्के से उसके माथे पर रख दी। बूम! श्वेत सिंह की सुनहरी आंखें अचानक चमकी। उसके माथे के ऊपर 7 आग जैसी दहकती हुई किरणें उठीं, जो पलक झपकते ही एक बेहद खूंखार और जानलेवा अग्निवृक्ष फायर वुल्फ के आकार में बदल गईं। उस परछाई से एक झुलसा देने वाली शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। 7वें दर्जे की मध्यम अग्निवृक्ष शक्ति परीक्षण में पास। सुहानी की आंखों में अचरज की एक साफ चमक आ गई। तेजपुर जैसे एक छोटे से देहाती शहर में एक के बाद एक कई 7वें दर्जे की शक्तियों का निकलना सच में सुहानी के लिए बहुत हैरानी की बात थी। ऐसे पिछड़े इलाके के लिए ये किसी बड़े चमत्कार से कम नहीं था। लावण्या भी ये देखकर थोड़ी हैरान थी। 7वें दर्जे की मध्यम अग्निवृक्ष शक्ति अब तक इस मैदान में आई सबसे खौफनाक और ऊंची रक्त शक्ति थी। लावण्या को पूरा यकीन था कि सुहानी इस विक्रम राठौर को अपना शिष्य जरूर बनाएगी। लेकिन लावण्या को अचरज तब हुआ जब सुहानी ने ऐसा कोई इरादा नहीं दिखाया, बल्कि उसने विक्रम की कोई खास तारीफ भी नहीं की। सुहानी के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? क्या 7वें दर्जे की मध्यम अग्निवृक्ष शक्ति भी उसकी नजरों में कुछ नहीं है? लावण्या ने मन ही मन बुड़बुड़ाते हुए सोचा। अगर देखा जाए तो पूरे तेजपुर शहर में इससे ऊंची शक्ति मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। जब ऐसी प्रतिभा सामने खड़ी है, तो फिर उसे अपना शिष्य बनाने में इंतजार किस बात का? अगर लावण्या ने पहले ही प्रिया शर्मा को अपनी शिष्या न बना लिया होता और अकादमी के कुछ नियम आड़े न आ रहे होते, तो वह पक्का विक्रम राठौर को भी अपने कब्जे में कर लेती। लावण्या ने अफसोस जताते हुए अपना सिर हिलाया, उसकी आंखों में एक हल्की सी निराशा थी। इधर विक्रम राठौर के इस खौफनाक नतीजे ने पूरे तेजपुर चौक में एक महाविस्फोट कर दिया था। हे भगवान! विक्रम राठौर के पास 7वें दर्जे की मध्यम शक्ति है। बहुत ही शक्तिशाली। इस साल की परीक्षा में तो राठौर परिवार ने तहलका मचा दिया है। बाकी सारे खानदान इनके आगे पानी भर रहे हैं। बिल्कुल, गौड़ और सिंह खानदान के पास सिर्फ एक 7वें दर्जे की शक्ति थी, पर राठौर परिवार के पास 3 हो गई। और क्या पता, अभी और भी निकलने वाली हो। भीड़ जलन और ईर्ष्या से पागल हो रही थी।
बाकी खानदानों के मुखिया और बड़े बुजुर्गों के चेहरे ईर्ष्या के मारे हरे पीले पड़ चुके थे। छोटे मुखिया को बहुत बहुत बधाई। आपका जवाब नहीं। विजेता क्षेत्र में खड़े आदित्य राठौर और प्रिया शर्मा ने हाथ जोड़कर विक्रम को बधाई दी। इसमें इतनी बधाई की क्या बात है, तुम दोनों भी तो पास हो गए हो, विक्रम ने एक बेहद शांत और शालीन मुस्कान के साथ कहा। अरे हम तो सिर्फ 7वें दर्जे की निचली शक्ति वाले हैं, हम आपकी महानता की बराबरी कैसे कर सकते हैं। हो, प्रिया शर्मा ने अपने जिस्म को इठलाते हुए और एक कातिलाना मुस्कान के साथ विक्रम को मक्खन लगाया। बिल्कुल, छोटे मुखिया का स्तर हमसे एक कदम ऊपर है, भविष्य में आपकी ऊंचाइयां हमसे कहीं ज्यादा होंगी। आदित्य ने भी प्रिया की हाँ में हाँ मिलाई। हालांकि अंदर ही अंदर वह विक्रम से बहुत जल रहा था, पर वह अपनी ईर्ष्या को जबरदस्ती दबाकर विक्रम की चापलूसी करने लगा। रक्त शक्ति का परीक्षण आगे बढ़ा, पर इसके बाद राठौर परिवार का ग्राफ अचानक जमीन पर आ गिरा। लगातार 20 से ज्यादा लड़ाके परीक्षण में बुरी तरह फेल हो गए। उनमें से सबसे अच्छी शक्ति सिर्फ 5वें दर्जे की ही निकली, जो बहुत निराशाजनक था। हालांकि मुखिया वीरेंद्र राठौर और बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर के लिए यह नतीजा बहुत संतुष्टि भरा था। विक्रम और आदित्य दोनों ही पास हो चुके थे, अब उन्हें खानदान के बाकी फालतू लड़कों की रक्त शक्ति से कोई मतलब नहीं था। आखिरकार परीक्षण पूरा हुआ। महान दूत सुहानी और लावण्या का बहुत बहुत धन्यवाद, अब हम आजादी लेते हैं। राठौर परिवार की कतार का नेतृत्व कर रहे बुजुर्ग भवानी एल्डर जिंग फैंग ने दोनों दूतों के सामने झुककर प्रणाम किया और लड़कों को अखाड़े से नीचे ले जाने का इशारा किया। पूरा हुआ। क्या अभी एक लड़का बाकी नहीं है? सुहानी ने अपनी भौहें सिकुड़ी, उसकी आंखों में एक हल्की सी हैरानी थी। बुजुर्ग भवानी ने तिरस्कार से रुद्र राठौर की तरफ देखा, अपना सिर हिलाया और एक कुटिल हंसी हंसा। महान दूत, वह एक निष्प्राण रक्त ब्लड वेस्ट वाला कचरा है। नियमों के हिसाब से तो उसे इस परीक्षा में हिस्सा लेने का कोई हक ही नहीं है। उस पर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं। ये कहते हुए भवानी ने रुद्र को हाथ के इशारे से वहां से दफा होने को कहा। रुद्र अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। उसने हताश होकर अपना सिर हिलाया और बोला, बुजुर्ग भवानी, इस परीक्षा में फैसला आपका चलता है या इन महान दूतों का? भवानी का चेहरा झेप गया और उसने दांत पीसते हुए कहा, जाहिर है कि आखिरी फैसला महान दूतों का ही है। पर क्या तेरे परीक्षण देने से कोई चमत्कार होने वाला है? कचरा हमेशा कचरा ही रहता है। हो, अगर आप इतना समझते हैं तो फिर बीच में अपनी टांग मत अड़ाए, यहां से किनारे हटिए। रुद्र ने एक ठंडी हंसी हंसी, भवानी को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और सीधे उस श्वेत सिंह की ओर बढ़ गया। बदतमीज, एक मरा हुआ कचरा होकर भी इतनी हेकड़ी दिखा रहा है। लगता है जब तक तू अपनी आंखों से अपनी निष्प्राण औकात नहीं देख लेगा, तब तक तेरा घमंड नहीं टूटेगा। जा, पूरी दुनिया को देखने देखी तू एक सड़ी हुई मछली है जो कभी वापस नहीं तैर सकती। भवानी ने गुस्से से अपना चेहरा लाल करते हुए रुद्र को गालियां दी। सुहानी ने भौहें सिकुड़ी और भवानी की इस बकवास को अनसुना कर दिया। उसकी नजरें सिर्फ रुद्र पर टिकी थीं, जिसने अब अपनी दाहिनी हथेली उस तीसरे स्तर के खौफनाक श्वेत सिंह के माथे पर रख दी थी। रुद्र ने अपनी रक्त शक्ति को नसों में दौड़ाना शुरू किया, और उसी पल वह खूंखार श्वेत सिंह अचानक बुरी तरह कांप उठा। उसकी सुनहरी आंखों में एक अजीब और खौफनाक चमक दौड़ गई। हो, सुहानी की आंखें अचरज से सिकुड़ गईं। ठीक उसी वक्त लावण्या ने भी इस अजीब हलचल को भांप लिया। अजीब है, क्या ये लड़का कोई चालाकी करने की कोशिश कर रहा है? अगर तूने मेरे श्वेत सिंह को गुस्सा दिलाया तो मैं तुझे यहीं जिंदा गाड़ दूंगी। लावण्या ने माथा सिकोड़ा और उसकी आंखों में खूनी चमक आ गई। लेकिन ठीक उसी पल उस महाराक्षस श्वेत सिंह के गले से एक बेहद डरी हुई और दबी दबी सी हुकार निकली। ग्ररा, राक्षस के शरीर से एक भयानक ऊर्जा की लहर उठी जिससे रुद्र के कपड़े हवा में उड़ने लगे, पर रुद्र ने अपनी हथेली नहीं हटाई। वह अपनी रक्त शक्ति को लगातार बढ़ाता जा रहा था। वह खौफनाक श्वेत सिंह अब और भी बुरी तरह से थर थर कांप रहा था। उसकी उन खूंखार सुनहरी आंखों में अब सिर्फ और सिर्फ दहशत थी। भीड़ में से कई लोगों ने इस अजीब नजारे को देख लिया था। सुहानी और लावण्या के चेहरों का रंग बदल गया और उनकी आंखों में घोर अचरज छा गया। क्या यह मुझसे डर रहा है? दादा परशुराम सही कहते थे, आदि ड्रैगन का रक्त सच में दुनिया में सबसे ताकतवर है। रुद्र के मन में विचार कौंधे और उसकी हथेली भी कांपने लगी। ऐसा नहीं था कि रुद्र उस श्वेत सिंह की ऊर्जा से डर रहा था,
बल्कि वह महाराक्षस रुद्र की हथेली के नीचे इतना बुरी तरह कांप रहा था कि रुद्र का हाथ ही झटके से पीछे छिटकने लगा था। लेकिन इस वक्त तक रुद्र ने अपनी रक्त शक्ति को पूरी तरह से नहीं खोला था। उसे अंदर ही अंदर महसूस हो रहा था कि अगर उसने अपने आदि ड्रैगन को पूरी तरह से आजाद कर दिया तो शायद आज अखाड़े में कोई प्रलयनकारी चमत्कार हो जाएगा। इस वक्त श्वेत सिंह की हालत खराब हो रही थी। रुद्र के खून की वह आदि ड्रैगन वाली आभा उसे अंदर तक डरा रही थी। यह कोई मामूली डर नहीं था, यह उसकी रूह में बसा खौफ था। ये रक्त शक्ति का पूर्ण दमन, ब्लड लाइन सेपरेशन था, जिसका योद्धा के स्तर या ताकत से कोई लेना देना नहीं था। एक ड्रैगन के सामने सिंह तो क्या, भगवान भी कांपते हैं। ग्ररा श्वेत सिंह ने एक बार फिर खौफदा होकर हुकार भरी। उसकी सुनहरी पुतलियां झटके से झपकी और उसके माथे के ऊपर से एक आंखें चुंदिया देने वाली विशाल बैंगनी रोशनी, डैजलिंग पर्पल लाइट का ज्वालामुखी फूट पड़ा। बाकी लोगों की रक्त शक्ति जब उजागर होती थी तो वह सिर्फ कुछ इंच या मुश्किल से कुछ फीट की होती थी, लेकिन रुद्र की इस बैंगनी रोशनी ने पूरे अखाड़े को अपने घेरे में ले लिया था और वह अभी भी भयानक रफ्तार से फैल रही थी। हालांकि यह विशाल बैंगनी रोशनी बहुत ही अस्थिर थी और तेजी से कांप रही थी। पलक झपकते ही उस रोशनी ने एक बेहद अजीबोगरीब और खौफनाक आकार ले लिया। वह क्या चीज है? पूरी भीड़ की आंखें फटी की फटी रह गईं, सब अपनी सांसें रोककर उस नजारे को घूर रहे थे। श्वेत सिंह के ऊपर हवा में एक विशाल और रहस्यमयी आकृति तैर रही थी। वह किसी प्राचीन ढाल, शील्ड जैसी लग रही थी, पर साथ ही वह किसी खौफनाक जादुई हथियार, मैजिक वेपन जैसी भी प्रतीत हो रही थी। उस आकृति को देखकर हर इंसान की रूह में एक खौफनाक और अनजाना सा डर बैठ गया। दोस्तों माफ कीजिएगा, मुझे बीच में टोकने के लिए खेद है। मैं एक नया और मजेदार ट्रेंड शुरू कर रहा हूं और इसमें सबसे बड़ा रोल आपका होगा। जो भी ऑडियंस ट्विस्ट से भरी, सस्पेंस वाली, रोमांस, एक्शन या फैंटेसी वेब नॉवेल्स पसंद करती है, अब समय आ गया है कि आप अपनी पसंद खुद चुनें। आपको कैसी कहानी पसंद है? जबरदस्त रिवेंज स्टोरी, अमीर गरीब वाला रोमांस, पावरफुल हीरो और सिस्टम वाली कहानी, या फिर माइंड ब्लोइंग ट्विस्ट से भरी कहानी? जिस भी वेब नॉवेल का नाम या प्लॉट आपको सबसे ज्यादा पसंद हो, उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। अगली वेब नॉवेल आपकी पसंद के अनुसार बनाई जाएगी, मतलब आप कमेंट करेंगे और मैं उसी पर स्टोरी बनाऊंगा। और हाँ दोस्तों, मुझे इमोजी डालने का थोड़ा शौक है, इसलिए अगर वॉइस के बीच में इमोजी आ जाए तो उसे इग्नोर कर देना। बाकी सारी कहानियां काल्पनिक हैं और सिर्फ मनोरंजन के लिए है, तो जल्दी से कमेंट करो और अपनी पसंद बताओ। अध्याय 36, खौफनाक रक्त विस्फोट और आदि ड्रैगन का कहर। इस छोटे से जानवर ने अपने अंदर कौन से खूंखार राक्षस का खून मिला लिया है? यह इतना अजीब और भयानक नजारा क्यों है? राठौर परिवार के वीआईपी स्टैंड पर बैठे बड़े बुजुर्ग भैरव राठौर का चेहरा कोयले की तरह काला पड़ गया। उसके माथे पर चिंता और खौफ की गहरी लकीरें उभर आईं। इस पल उसे पूरा यकीन हो गया था कि रुद्र ने पक्का कोई वर्जित गुप्त विद्या, काला जादू सीखी है, वरना एक निष्प्राण रक्त वाला कचरा इतना प्रलयनकारी और खौफनाक नजारा कैसे पैदा कर सकता था? मुखिया वीरेंद्र राठौर भी अपनी कुर्सी पर जमा हुआ था। उसकी आंखों में घोर अचरज और उलझन थी। परीक्षण में पास हुए बाकी जीनियस लड़कों की तो हवा ही टाइट हो गई थी। हवा में तैरती उस रहस्यमयी बैंगनी आकृति से उन्हें एक अजीब सी घुटन और मौत जैसी घबराहट महसूस हो रही थी। सुहानी और लावण्या ने एक दूसरे की ओर देखा, उन दोनों की आंखें फटी की फटी रह गई थी। शल्क स्केल, ये तो किसी जादुई ड्रैगन का शल्क है। सुहानी कुछ पल घूरती रही और फिर अचानक उसके दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। उसे आखिरकार समझ आ गया कि वह क्या था। वह न तो कोई जादुई हथियार था और न ही कोई ढाल। वह परछाई तो प्राचीन कहानियों में पाए जाने वाले उस अजय बैंगनी ड्रैगन के एक विशाल शल्क ड्रैगन स्केल जैसी थी। ये सोचते ही सुहानी का दिल जोर से धड़का और उसकी आंखों में एक गहरा खौफ और रोमांच छा गया। वह बैंगनी रोशनी अभी भी लगातार फैल रही थी, मानो वह अपना पूरा खौफनाक रूप दिखाना चाहती हो। लेकिन उस श्वेत सिंह बेलन बीस्ट की ऊर्जा के साथ टकराव के कारण वह रोशनी कांप रही थी और बार बार टिमटिमा रही थी। सुहानी को अंदर ही अंदर यह आभास हो गया था कि अगर इस रोशनी ने अपना पूरा रूप ले लिया तो जो नजारा सामने आएगा वह दुनिया को दहला देने वाला होगा। लेकिन ठीक उसी पल श्वेत सिंह के माथे पर अचानक एक भयानक सुनहरी रोशनी कौंधी। उस तीसरे स्तर के महाराक्षस ने अपनी पूरी खौफनाक ताकत से रुद्र पर पलटवार कर दिया।
बूम! एक भारी और कान फाड़ देने वाले धमाके के साथ हवा में तैरती वह ड्रैगन के शल्क की विशाल बैंगनी परछाई अचानक टूट गई और अनगिनत बैंगनी टुकड़ों में बिखरकर हवा में गायब हो गई। रुद्र के मुंह से एक दर्दनाक हुकार निकली और उस भयानक झटके से उसका शरीर हवा में कई फीट पीछे की ओर उड़ गया। ग्ररा! इससे पहले कि रुद्र जमीन पर गिर पाता, श्वेत सिंह पागलों की तरह दहाड़ा। वह एक विशाल सफेद मौत बनकर हवा में उछला और अपना खूंखार मुंह पूरा फाड़कर रुद्र को जिंदा निगलने के लिए उस पर झपट पड़ा। रुद्र की रक्त शक्ति के उस आदि ड्रैगन वाले दबाव ने इस महाराक्षस के गुरूर को बुरी तरह कुचल दिया था। भले ही श्वेत सिंह का खून आदि ड्रैगन जितना महान नहीं था, पर उसकी वर्तमान ताकत रुद्र से कई गुना ज्यादा थी। वह एक मामूली इंसान के सामने कैसे झुक सकता था? ये खौफनाक नजारा देखकर भैरव राठौर के होठों पर एक बेहद नीच और जहरीली मुस्कान आ गई। उसका दिल खुशी से नाच उठा। आदित्य राठौर तो खुशी के मारे पागल ही हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। हा, श्वेत सिंह से पंगा, यह अपनी मौत खुद बुला रहा है। मर साले! आदित्य की गूंजती हंसी के बीच श्वेत सिंह अपना खूंखार जबड़ा खोलकर रुद्र को एक ही निवाले में चबाने के लिए बस पहुंचने ही वाला था। बदतमीज जानवर! अचानक अखाड़े में एक बेहद ठंडी और सुरीली आवाज गूंजी। एक खूबसूरत सफेद परछाई बिजली की तरह कौंधी और उसने पलक झपकते ही रुद्र को अपनी बाहों में समेटा और हवा में गोता लगाते हुए उसे अखाड़े के किनारे सुरक्षित ले आई। ग्ररा! श्वेत सिंह का खून अभी भी खौल रहा था। वह रुद्र का पीछा करने के लिए आगे बढ़ा, पर तभी एक और खूबसूरत परछाई पलक झपकते ही उसके ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। श्वेत सिंह, अपनी औकात में रह और यहीं रुक जा। एक हल्की सी डांट के साथ वह खूंखार राक्षस उस महिला के सामने तुरंत ब्रेक लगाकर रुक गया। वह खूबसूरत महिला और वह खूंखार महाराक्षस एक साथ मिलकर एक बेहद अजीब और दिलकश नजारा बना रहे थे। लावण्या ने अपनी कमल की पंखुड़ी जैसी कोमल उंगली बढ़ाई और उसे श्वेत सिंह के माथे पर हल्के से थपथपा दिया। उसे एक स्पर्श से ही श्वेत सिंह का वह प्रलयनकारी खौफ अचानक शांत हो गया। उसका विशाल शरीर हवा में रुका और धीरे धीरे वापस जमीन पर उतर आया। 10 फीट दूर सुहानी ने रुद्र को अपनी बाहों से छोड़ा। सुहानी की आंखों में अभी भी खौफ की एक लकीर थी। अगर उसने 1 सेकंड की भी देरी की होती तो रुद्र उस राक्षस के पेट में जा चुका होता। ये नजारा देखकर पूरे चौक में हाहाकार मच गया। न जाने कितने नौजवान लड़के रुद्र की किस्मत से जल भुनकर राख हो रहे थे। वे सब यही दुआ कर रहे थे कि काश सुहानी की उन हसीन बाहों में रुद्र की जगह वे होते। इधर लावण्या श्वेत सिंह के माथे को अपनी कोमल हथेलियों से सहला रही थी। जो महाराक्षस अभी कुछ सेकंड पहले खून का प्यासा हो रहा था, वह अब एक भीगी बिल्ली बन गया था। वह अपनी नाक से अजीब अजीब सी प्यार भरी आवाजें निकाल रहा था और लावण्या के हाथों के स्पर्श का मजा ले रहा था। ठीक है, मुझे पता है कि तू नाराज है, पर अब खेल खत्म हुआ। चल अब वापस अपनी जगह पर। लावण्या ने हंसते हुए अपना दाहिना हाथ घुमाया। श्वेत सिंह का विशाल शरीर हवा में उठा। उसने एक आखिरी बार रुद्र को अपनी गहरी सुनहरी आंखों से घूरा और फिर एक सफेद रोशनी में बदलकर वापस लावण्या की जादुई अंगूठी में समा गया। मेरी जान बचाने के लिए आप दोनों महान दूतों का बहुत बहुत धन्यवाद। होश में आने के बाद रुद्र ने राहत की सांस ली और दोनों के सामने झुककर सम्मान दिया। मुझे धन्यवाद मत कहो, सच कहूं तो मैं यही चाहती थी कि मेरा श्वेत सिंह तुम्हें कच्चा चबा जाए, पर चूंकि सुहानी ने तुम्हें बचा लिया तो मुझे उसकी इज्जत रखनी पड़ी। हो। लावण्या ने एक ठंडी हंसी हंसी और रुद्र को अपनी गहरी रहस्यमयी नजरों से घूरा। लावण्या की उस खौफनाक और पैनी नजर के सामने रुद्र का दिल एक पल के लिए दहल गया। सच कहा जाए तो इतनी हसीन और इतनी खूंखार औरत का इस तरह घूरना किसी की भी हवा टाइट कर सकता था। उसके देखने के अंदाज में एक ऐसा दबाव था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता था। सुहानी ने अपनी भौहें सिकोड़ी और पूछा, लावण्या तुम्हें क्या लगता है रुद्र की रक्त शक्ति कैसी है? लावण्या का चेहरा सख्त हो गया और उसने ठंडी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन इसकी रक्त शक्ति का वह जादुई आकार आखिरकार टूटकर बिखर गया। ये सब एक निष्प्राण रक्त वाले कचरे की निशानियां हैं। लेकिन तुम श्वेत सिंह के उस खौफ और उन बैंगनी शल्कों पर्पल स्केल्स के बारे में क्या कहोगी? सुहानी की आंखों में एक अजीब सी चमक आई और उसने लावण्या के साथ बात करने के लिए अचानक ध्वनि संचरण टेलीपैथी वॉइस ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया। लावण्या ने ठंडी हंसी के साथ टेलीपैथी से जवाब दिया, ऐसी घटनाएं कोई नई बात नहीं है।
स्वर्ण ड्रैगन, स्वर्गीय फीनिक्स या जादुई मोरों की परछाइयां पहले भी देखी गई हैं, पर अंत में वे सब ऐसे ही टूटकर बिखर जाती हैं और इंसान की वह कचरा औकात सबके सामने आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि यह मामला इतना सीधा है। सुहानी ने धीरे से अपना सिर हिलाया। क्यों? क्या तुम्हें इस लड़के में दिलचस्पी आ रही है? इसके शरीर से एक बहुत ही अजीब सी महक आ रही है। हो सकता है इसने सच में कोई वर्जित गुप्त विद्या, काला जादू सीखी हो। मेरी मानो तो इस कचरे पर अपना समय बर्बाद मत करो। लावण्या ने अपना सिर हिलाते हुए चेतावनी दी। नहीं, मैंने फैसला कर लिया है। मैं इसे चुनूंगी। सुहानी ने कुछ पल सोचा, रुद्र को देखा और उसकी आंखों में एक पक्की चमक आ गई। सुहानी और लावण्या के विचारों में बहुत फर्क था। सुहानी को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि रुद्र कोई कचरा है। दुनिया का कोई भी निष्प्राण रक्त वाला इंसान किसी तीसरे स्तर के महाराक्षस की रूह को इस तरह नहीं कंपा सकता। और अभी जो कुछ हुआ उससे साफ था कि रुद्र का असली खौफ तो अभी बाहर ही नहीं आया था। अगर इसे थोड़ा सा भी समय दिया जाए तो पता नहीं ये लड़का भविष्य में कैसा प्रलयनकारी तूफान खड़ा करेगा। यह है। लावण्या ने माथा सिकोड़ा। उसे यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था, पर उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मैंने तुम्हें चेतावनी दे दी है। अगर कल को कुछ गलत हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, मुझे दोष मत देना। सुहानी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और ऐलान किया, रुद्र राठौर, तुम इस परीक्षण में पास हुए। महान दूत का धन्यवाद। रुद्र को खुद एक पल के लिए यकीन नहीं हुआ। वह हड़बड़ाया, फिर सम्मान से झुककर विजेता क्षेत्र की ओर बढ़ गया। क्या ये पास हो गया? बिना शक्ति का स्तर जाने ही कोई कैसे पास हो सकता है? जब इसकी कोई शक्ति दिखी ही नहीं, तो इसका साफ मतलब है कि यह एक निष्प्राण रक्त वाला कचरा है। पूरी भीड़ में एक भारी बगावत और अचरज की लहर दौड़ गई। भले ही रुद्र ने एक खौफनाक नजारा पैदा किया था, पर आखिरकार उसकी शक्ति टूटकर बिखर गई थी और उसने राक्षस को भी गुस्सा दिलाया था। अगर ऐसे किसी को पास किया जा सकता है, तो फिर वो बेचारे 5वें दर्जे की शक्ति वाले क्यों फेल कर दिए गए? इस फैसले ने सबके चेहरों के रंग उड़ा दिए थे, लेकिन सबसे ज्यादा भद्दे चेहरे भैरव राठौर और उसके बेटे आदित्य के लग रहे थे। क्या ये कोई बच्चों का खेल चल रहा है? ऐसे कैसे पास कर दिया? आदित्य ने दांत पीसते हुए गुर्राया। भैरव का गुस्सा तो 7वें आसमान को पार कर चुका था। वो इस फैसले को किसी भी कीमत पर मानने को तैयार नहीं था। महान दूत, ये लड़का साफ तौर पर एक निष्प्राण रक्त वाला कचरा है। आप इसे ऐसे कैसे पास कर सकती हैं? भैरव राठौर ने सरेआम सुहानी के फैसले को चुनौती दे डाली। डिस्क्लेमर, इस वीडियो में बताई गई वेब नॉवेल हमारी स्वयं की रचना नहीं है। इसके सभी कॉपीराइट और अधिकार मूल लेखक एवं प्रकाशक के पास सुरक्षित है। हम केवल एक्सप्लेनेशन, समरी, रिव्यू प्रदान करते हैं, केवल मनोरंजन और शैक्षिकी उद्देश्य से। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें।